Okay, today's topic is my relational algebra and relational calculus. It's a very good topic. It is based on your relational model. So we have already studied the relational model in our section A of our syllabus, and uh, गोइंग फर्दर इनटू इट हम इसमें रिलेशनल जबरा पढ़ेंगे आज। उसमें कुछ एक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें काफ़ी चीज़ें समझने वाली हैं। अब रिलेशनल जबरा और रिलेशनल कैलकुलस दो अलग अलग पार्ट हैं। आज हम रिलेशन जबरा के ऊपर फोकस करेंगे, एंड विल बी स्टडिंग ओनली द रिलेशनल जबरा वन पार्ट टुडे, दैट विल टेक सम टाइम। और इसमें मैंने ना इस पीपीटी में हर एक चीज़ के साथ एग्जाम्पल से समझाई है, इसलिए पहले मैं एक एक टॉपिक बढ़ाता जाऊंगा, उसको साथ में एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा। और कुछ एक जो पीपीटीज की जो स्लाइड्स हैं वो मैं आगे पीछे करके आप लोगों को बार बार उसको देखने के लिए कहूँगा। वैसे मैंने इसलिए पीपीटी पहले भी शेयर कर दी है आपके साथ, ताकि आप लोगों के पास ये पीपीटी अवेलेबल ही हो। फिर भी मैं ड्यूरिंग माई लेक्चर मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स को आगे जाके समझाऊंगा, और फिर दोबारा आके वर्डिंग दोबारा पढ़ूंगा। फिर भी लगेगा कुछ इसमें क्वेश्चन है तो मैं एक एक बारी बीच में थोड़ा सा टाइम रुकूंगा, और उसमें आप यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, सो आई विल बी स्टार्टिंग अप विद द रिलेशनल जबरा पार्ट टुडे। सो व्हाट इज रिलेशनल जबरा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ लैंग्वेज इन विच वी कैन आस्क क्वेश्चंस और क्वेरी टू ए डाटाबेस। अब अगर इसकी पहली लाइन पढ़ी जाए तो इस तरह की लैंग्वेज आप ऑलरेडी अपने लैब्स में भी कर रहे हो, दैट इज योर एसक्यूएल। और एकल में आप एसक्यूएल जो पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल्सो लैंग्वेज दैट इज यूज टू आस्क और क्वेरी टू ए डाटाबेस। तो वो भी एक वन ऑफ देम। और उस टाइम पे क्योंकि रिलेशनल मॉडल में रिलेशनल अलजेब्रा वाज वन ऑफ देम जिसके थ्रू आप क्वेरी करते थे, तो रिलेशनल अलजेब्रा इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू आस्क और क्वेरी क्वेश्चंस, टू आस्क क्वेश्चंस टू ए डाटाबेस। पहला तो इसका एक बेसिक जो है वो ये आएगा। देन सेकंड इज रिलेशनल अलजेब्रा Relational algebra is a theoretical language with operations that work on one or more relations without changing the original relation. इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, रिलेशनल अलजेब्रा जो है एक तो वो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल नहीं है। और इसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस मीन्स चाहे आपने रिट्रीवल करना है, चाहे अपडेशन करनी है, चाहे डिलीशन करनी है, चाहे कोई और ऑपरेशन करना है, वो एक या दो रिलेशन रिलेशन हेयर टर्म इज टेबल, एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के ऊपर डिफाइन की जाती हैं, और उनके ऊपर ही ये क्वेरीज जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। और उसके बावजूद कि ये उनके ऊपर एग्जीक्यूट की जाती है, ओरिजिनल टेबल में कंटेंट चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो इसलिए रिलेशनल अलजेब्रा का जो कंसेप्ट है, वो जो उसके ऑपरेशंस हैं, वो या तो वन या उससे ज़्यादा टेबल्स के ऊपर डिफाइन की जाती है, और उसमें ओरिजिनल टेबल जो है वो वैस सच रहता है, ओरिजिनल रिलेशन ऐसे ही रहता है। इसमें जो रिलेशन टर्म आ रही है, दैट इज सिनोनिमस विद योर टेबल। सो क्योंकि रिलेशनल मॉडल में रिलेशन टर्म जो है वो टेबल्स के लिए यूज की गई थी, इसलिए यहाँ पे रिलेशन जहाँ पे भी आ रहा है दैट इज इक्वलेंट टू योर टेबल। So there are many variations of the operations that are included in relational algebra. बहुत सारी variations हैं जो कि operations इसमें execute किए जाते हैं। नीचे हमने आज operations ही पढ़ने हैं सारे। और कॉड, वन ऑफ द साइंटिस्ट, वन ऑफ द रिसर्चर, कॉड, ये 1972 में ही ओरिजिनली प्रपोज 8 ऑपरेशंस, बट उसके बाद और भी कुछ ऑपरेशन से जो डेवलप हो गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉड था जिसने सबसे पहले ऑपरेशन डिफाइन किए थे, तो उसने पहले 8 ऑपरेशन इसके ऊपर डिफाइन किए थे, एंड लेटर ऑन सम न्यू वर्ड आल्सो एडेड अप इनटू इट। सो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो 8 वो पढ़ने जा रहे हैं जो कॉड ने किए थे, प्लस जो पॉपुलर है, जो मैक्सिमम यूज होने वाले हैं। इसमें भी आगे से 8 में से 5 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन रिलेशनल अलजेब्रा कौन कौन से हैं, ये ध्यान से पढ़ना है। आप देखो कौन कौन से नाम पता होने चाहिए। नंबर 1 इज योर सिलेक्शन ऑपरेशन, नंबर 2 इज योर प्रोजेक्शन ऑपरेशन, नंबर 3 इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, फोर्थ यूनियन, एंड द फिफ्थ वन इज सेट डिफरेंस। तो जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, फंडामेंटल होते हैं जिन जो ऑपरेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है किसी भी एक लैंग्वेज को, एक हम कह पाए कि इससे हम ये काम कर सकते हैं, तो मिनिमम 5 ऑपरेशन तो रिक्वायर्ड ही है। वो कौन कौन से हैं? वो ये वाले हैं, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन एंड सेट डिफरेंस। और दे आगे इसके आगे कंटिन्यू पे लिखो, परफॉर्म मोस्ट ऑफ द डाटा रिट्रीवल ऑपरेशंस दैट आर इंटरेस्टेड। और ज्यादातर जितने भी डाटा रिट्रीवल ऑपरेशंस हैं वो इन 5 फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू आप
कर सकते हो। तो ये रिलेशनल अलजेब्रा का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें आ गया और 5 बेसिक ऑपरेशंस आ गए। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट पे लिख सकते हो। ओके देन आई विल मूव फर्दर। इन एडिशन, अब क्योंकि टोटल 8 ऑपरेशंस डिफाइन किए थे तो 5 तो बेसिक हो गए जो कि हम फंडामेंटल ऑपरेशंस कह रहे हैं, उसके अलावा 3 और ऑपरेशंस हैं। दे आर योर जॉइन, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 5 बेसिक ऑपरेशंस। उनको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये 5 बेसिक ऑपरेशंस के अंडर आते हैं, बट ये ज्यादातर उन 5 के अलावा ये भी 3 पॉपुलर ऐसे के ऑपरेशन है जो कि एक बेसिक काम करने में डाटा रिट्रीवल में भी रिक्वायर्ड ही है। सो टोटल 8 ऑपरेशन है, बट इसमें से जो 3 है जॉइन, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशन, ये उसके अलावा है जो 5 बेसिक ऑपरेशन है। तो ये तो पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि 8 में से 5 फंडामेंटल है और 3 जो है उसके अलावा और भी हैं जो कि ज्यादातर 5 बेसिक ऑपरेशन के ऊपर ही लगाए जाते हैं या उनके अलावा लगाए जाते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू योर सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन, दे आर योर यूनरी ऑपरेशंस। अब यूनरी ऑपरेशंस होते हैं जो कि सिंगल टेबल के ऊपर लगाए जाते हैं, लिखा हुआ है सिंस दे ऑपरेट ऑन वन रिलेशन मींस वन टेबल के ऊपर। सो सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशंस जो कि हमारे 5 फंडामेंटल ऑपरेशन जो ऊपर लिखे हुए थे देख लो, इन दोनों में से जो 2 हैं सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशन, वो सिर्फ और सिर्फ यूनरी ऑपरेशन है। दे आर ऑपरेटेड ऑन ओनली वन टेबल और रिलेशन। The other operations work on pairs of relation. Pairs of relation means एक से ज्यादा tables में वो work करते हैं, एक या एक से ज्यादा। So ज्यादातर binary operations होते हैं and therefore they are called as binary operations। बाकी सारे के सारे binary operations हैं, including your join, intersection and division operations। So अगर हम लेके चलते हैं leaving aside selection, projection, Cartesian product, union, set difference, then your join, intersection and division, they all come under the category of binary operations। एक से ज्यादा टेबल के ऊपर ही वर्क करते हैं। सो अगर हम इनको डिफाइन करने जा रहे हैं तो एक एक करके अब डिफाइन करेंगे सारे ऑपरेशंस को। फॉलोइंग जो हमारी अगली स्लाइड है उसमें एक एक करके हम एक एक ऑपरेशन को पकड़ेंगे और डिफाइन करते जाएंगे। लेट R and S be two relations or tables defined over the attribute and A, जिसमें A1 to AN they are your attributes, B, B1 to BM they are also your attributes defined on a table। सो यूनरी ऑपरेशन इन्होंने इसको एक स्लाइड में मैंने टोटली डिफाइन भी कर दिया है कि यूनरी ऑपरेशन के अंडर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन आएंगे, और जो सेट ऑपरेशन कह लो या आप उसको बाइनरी ऑपरेशन कह दो उसमें आएंगे यूनियन, सेट डिफरेंस, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो आपके ये जो है सेट ऑपरेशन के अंडर आ जाएंगे। अब इसमें आगे एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। हमने आगे जॉइन ऑपरेशंस भी पढ़ने क्योंकि हमारे इसमें आगे से ना ऑपरेशंस अलग अलग तरह के। यूनरी पहले सबसे पहले हम यूनरी कंप्लीट करेंगे और सेट ऑपरेशंस कंप्लीट करेंगे। देन वील मूव ऑन टू द जॉइन ऑपरेशंस जिसमें कि थीटा और इक्वी जॉइन ऑपरेशंस है, देन नेचुरल जॉइन है, फिर हम लेफ्ट आउटर जॉइन, सेमी जॉइन ऑपरेशंस करेंगे। देन वील मूव ऑन टू द डिवीजन ऑपरेशंस। सो हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नाउ लुक एट दिस स्लाइड। सो इट यहाँ पे हम ना क्लियर कट इसमें एक एक करके देखेंगे कि कोई ऑपरेशन जो है वो टेबल के ऊपर कैसे वर्क करेगा। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन क्योंकि ये एक ही टेबल के ऊपर लगते हैं तो इसमें क्लियर कट ये बताना चाहिए कि सिलेक्शन ऑपरेशन किस तरह लगता है। तो आपने देखा होगा कि ब्लू कलर की लाइंस हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं सिलेक्शन में। पहली देखो ए में ऊपर सिलेक्शन पे इस फिगर में, सो देयर एज इट इज शोइंग हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइंस। तो सिलेक्शन ऑपरेशन में हमेशा रोज जो है वो सिलेक्ट की जाती हैं। जैसे आपने एसक्यूएल क्वेरी में सिलेक्ट ऑपरेशन लगा के रोज जो है अपनी डिस्प्ले करवाते हो, उसी तरह सिलेक्शन ऑपरेशन यहाँ पे भी है रिलेशनल अलजेब्रा में। इसलिए सिलेक्शन सेलेक्ट कमांड जो कि एसक्यूएल में है दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू योर सिलेक्शन इन योर रिलेशनल अलजेब्रा, जिसमें कि अब उसमें भी आगे से है सिलेक्ट, आगे से रिकॉर्ड हो मीन स्टार लगाओ, स्टार मीन्स रिकॉर्ड्स हो। उसमें आगे आपने डिफाइन नहीं करने के ये कॉलम्स, इसलिए सेलेक्ट स्टार वाला जो ऑपरेशन है वो आपका हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन है और वो रिकॉर्ड्स या रोज को डिफाइन करेगा, इसलिए वो सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? But a few of the students they should start writing in the chat when I say that is it clear, so some should definitely respond yes, so that I should know कि you are listening। so कुछ एक लोग जो है वो randomly अपना लिख दिया करें क्लियर है। okay that's fine ज्योति, okay अर्पणा that's fine, okay।
थैंक्स। आप इसमें से इवन टू एवरीवन यू कैन राइट इट डाउन, नो प्रॉब्लम्स, ओके फाइन। मूविंग ऑन टू योर प्रोजेक्शन ऑपरेशन नाउ. Now, in projection, the command is selection only, select query only. But the difference over here is now that we are going to have selected columns over here, like select, we can say in case of student table, roll number, and then we can even use your name. But we are not including all the columns in the student table. So इसलिए जब projection operation होता है तो इसका मतलब हमने selected columns को ही सिर्फ display के लिए कहा है. तो select roll number, name from student table. तो इसका मतलब सिर्फ दो columns हमने display के लिए लिए हैं, एक your roll number और एक your उसका नेम. सो दो कॉलम्स के लिए तो हमें प्रोजेक्शन ऑपरेशन आएगा. इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं, सिलेक्ट योर रोल नंबर फॉलोड बाय योर, लेट्स से आगे हम कह सकते हैं कि क्लास, या हम कह सकते हैं सेमेस्टर. तो उसमें से हम उसको भी हम अगर ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये भी प्रोजेक्शन ऑपरेशन ही आएगा. ठीक है, इज इट क्लियर? सो दी सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन यूनिट ऑपरेशंस पता लगे क्योंकि एक ही टेबल पे लगाए जा रहे हैं, सिलेक्ट क्वेरी है. सो इफ इट इज क्लियर विल मूव फर्दर. Anyone having any question up till here, you can write down on your chat also. Okay, that's fine. Okay, Ashish, thanks. Now moving on further. Third, that is your Cartesian product. Now look here, there are two tables over here. They are defined by P and Q. One P, it is having two records, that is A and B. Q table is having records 1, 2, 3. Cartesian product, that is basically your multiplication. अगर हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंटेड है, पी क्रॉस क्यू, आपने देखा होगा ऊपर. और मल्टीप्लिकेशन का आपको मतलब है जैसे 2 इंटू 3 किया जाए तो टोटल कितना होता है 6. तो अगर 2 इंटू 3 6 कहते हैं तो आप देखो इसकी जो टेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आ रहा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 6 ही आएंगे. 2 एक में है, 3 दूसरे में है, तो वो 6 आएंगे. अगर 3 एक इधर ए बी सी हो जाए पी में और उधर क्यू में 1 2 3 रहे तो फिर 3 इंटू 3 9 हो जाने चाहिए. सो पी क्रॉस क्यू उस केस में 9 हो जाएंगे, इसलिए 9 रिकॉर्ड आएंगे. तो क्योंकि एग्जांपल हमने पी क्यू में इसमें ऐसी ली है जिसमें पी में 2 रिकॉर्ड्स हैं और क्यू में 3 रिकॉर्ड है, इसलिए हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं पी क्रॉस क्यू, दैट मीन्स पी के साथ क्यू को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन लगाते हैं तो देन वी गेट 2 इंटू 3 6 रिकॉर्ड्स. अब उसका क्या सीधा सा पर्पस ये है कि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले 1 2 3, फिर बी के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 3, दैट मीन्स सभी के साथ वो लिंक्ड है. इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आगे आप जब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ोगे ना आगे तो उसमें यही ध्यान में रखना है ये फिगर में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है. और उसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एट द मैक्स उतने होंगे जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा. जैसे इन केस में 2 इंटू 3 6 है तो ये मैक्सिमम है. हाँ, इसमें कम हो सकते हैं, वो अलग आएगा, वो अलग चीज है. इज इट क्लियर कार्टेशियन प्रोडक्ट? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट? You can write down, some of you clear? Okay, fine. Thank you beta. Okay, now moving on further, moving on to your union. You can see over here R union S, R union S. Here there are two tables defined, one is your R, other one is your S. और इसमें आपने देखो इसको इन्होंने हॉरिजॉन्टली दो टेबल्स डिफाइन किए हैं R और S. अब ये इसका पर्पस ये है कि सारे के सारे टोटल ही जितने भी आपके रिकॉर्ड्स आर में है और जितने भी एस में है वो सारे के सारे आर यूनियन एस ऑपरेशन के बाद एक ही टेबल में आ जाएंगे. इसलिए आर यूनियन एस का मतलब है जो आर में रिकॉर्ड थे और जो एस में रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे यूनियन ऑपरेशन के बाद सारे एक ही टेबल में आ जाएंगे. आर यूनियन एस, कोई भी रिकॉर्ड उसमें रहेगा नहीं. सो दिस इज योर यूनियन. यहां तक क्लियर है बेटा? आगे हम ये भी करेंगे कि ये तब आ सकते हैं क्योंकि ये यूनियन कंपैटिबल भी होने चाहिए. कंपैटिबल मतलब है कि फील्ड सेम होंगे तभी यूनियन ऑपरेशन लगेगा ना. इसलिए हमने अभी फिलहाल वो उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, वो नीचे आएगा. यूनियन ऑपरेशन कैसे लगेगा वो हम नीचे लेके चलेंगे उसको एग्जाम्पल से. आगे चलें इंटरसेक्शन पे. एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? ओके, नो, विल मूव ऑन टू द आर इंटरसेक्शन एस. अब देखो इसका सिंबल भी याद कर लेना, आर के साथ यू एक थोड़ा सा
लिखा हुआ है, यू मीन्स थोड़ा सा डिफाइंड, यूनियन को डिफाइन करने के लिए। और नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू। सो आर इंटरसेक्शन एस, आर और एस दो टेबल हैं, आर और एस दो रिलेशन है और उनके ऊपर इंटरसेक्शन ऑपरेशन है। आर टेबल ऐसा था जिसमें कि ये जो ब्लू पोर्शन था, और आर और एस टेबल ऐसे थे जो ब्लू ब्लू पोर्शन जो था वो कॉमन था। अब जो कॉमन था इसका मतलब आर इंटरसेक्शन एस के बाद सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन वाला पार्ट है वो ही रिजल्टेंट टेबल में आएगा। आर टेबल में कुछ फील्ड थे, एस टेबल में कुछ फील्ड थे, इन दोनों में कुछ फील्ड्स कॉमन थे, मींस रिकॉर्ड्स कॉमन थे। जो रिकॉर्ड्स कॉमन थे वो ही सिर्फ इंटरसेक्शन ऑपरेशन के बाद आर इंटरसेक्शन एस के बाद जो रिजल्टेंट टेबल बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाली चीजें ही आएंगी, ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन कहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है इंटरसेक्शन ऑपरेशन? Okay, if there is no question then I'll move further. Okay, कॉमन चीजें आ गई ना, आर और एस दो टेबल हैं और दोनों में कुछ रिकॉर्ड कॉमन थे। जब हमने इस पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाया इन दो टेबल्स पे तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाली चीज उसका रिजल्टेंट आ गया, इसलिए ये ब्लू पोर्शन जो कॉमन था, देखो आप देख ही रहे हो आर और एस में कॉमन पोर्शन ब्लू से रिप्रेजेंटेड है, इसलिए इसका रिजल्ट जो है वो ब्लू वाला पोर्शन आएगा जो कि कॉमन है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट इज योर बेटा थोड़ा सा ना एक कोशिश करो कि 9:30 का मतलब 9:30 रखो। अभी मैं स्टार्ट है इसलिए मैं अभी सभी को ज्वाइन करवा रहा हूँ। आज का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और यू शुड कम इन टाइम, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ मिस करने का मतलब है कि आप लोगों को ये बुक से क्लियर नहीं होगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सेट डिफरेंस ऑपरेशन, जिसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करें, मीन सब्ट्रैक्शन। सेट डिफरेंस का मतलब ये होता है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का मतलब ये है कि माइनस कर देना। अगर हम आर और एस दो टेबल हैं और उसमें से आर माइनस एस कर दें, अब देखो इसमें भी वही चीज आ रही है, आर और एस में कुछ चीजें कॉमन है, देखो उसमें दिया हुआ है। अगर एस का पोर्शन देखते हो तो वो थोड़ा सा जो है वो आर में भी वही शो हो रहा है, आर का नीचे वाला पोर्शन और एस का ऊपर वाला पोर्शन ये कॉमन है। बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आर में ही है और एस में नहीं है। जब हम आर माइनस एस कहते हैं तो ब्लू पोर्शन जो ऊपर वाला वो रह गया, जो कि आर में वो रिकॉर्ड जो कि एस में नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे वो आ गया। सेट डिफरेंस ऑपरेशन मीन वो पोर्शन आर में जो कि एस में नहीं था, इसलिए जो कॉमन वाला पोर्शन है वो नहीं आएगा, रिजल्टेंट वो आएगा जो उसमें नहीं था। तो ये डिफरेंस आ गया। अगर हम इसको एस माइनस आर कर देंगे तो फिर वो नीचे वाला पोर्शन आएगा, आप देखो इसमें, क्योंकि एस में जो नीचे वाला एक पोर्शन वो वाला जो कि एस में है बट आर में उसका कॉमन वाला पार्ट जो है वो नहीं है, तो वो एस माइनस आर कर देंगे तो ब्लू वाला पोर्शन हम नीचे ले जाएंगे और उस केस में वो नीचे वाला रिजल्ट होगा एस माइनस आर के केस में, सेट डिफरेंस के केस में। और आर माइनस एस के केस में इट इज योर ऑपोजिट। ग्रीन नहीं है बेटा, इट इज ब्लू कलर। I'll tell you over here. क्लियर नहीं आ रही है, ओके लेट मी सी टू इट, वेट। अच्छा ऐसे करता हूँ, लेट मी सी टू इट, मैं एक ना स्क्रीनशॉट भी आपके साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर कर लेता हूँ, दैट माइट बी ऑफ हेल्प, उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। लेट मी शेयर इट विद योर स्क्रीनशॉट। चलो एक कोई बात नहीं, मैं ना वो कह रहे स्क्रीन नहीं क्लियर है, आप एक बार ज्वाइन करो। ठीक। ठीक आ रही है? ओके हाँ क्लियर है बेटा, वैसे यहाँ पे तो स्क्रीन क्लियर आ रही है, सो यू जस्ट चेक योर ओन मोबाइल आल्सो। स्टिल आई हैव आल्सो शेयर्ड विद यू द स्क्रीनशॉट इन योर व्हाट्सएप। तो जो पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ब्लू पोर्शन अब आ रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट वैल्यू को।
सो आप इसको एक बार चेक करो। डिफरेंस का मतलब होता है क्योंकि हमने माइनस ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, सो इस केस में माइनस आएगा सेट डिफरेंस के केस में। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आप कोई और देखो जिनको थोड़ा सा स्क्रीन का इशू था, जस्ट चेक इट आउट। आशीष, बलजीत, इनको थोड़ा सा स्क्रीन का इशू है। ओके, बलजीत का तो हो गया, इट्स फाइन। आशीष चेक करो अपनी स्क्रीन नाउ। ओके, इट्स फाइन नाउ। सो ये हमारे ऑपरेशंस हो गए सेट डिफरेंस ऑपरेशन। नो, मूविंग ऑन फर्दर, योर जॉइंस में आज इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जॉइंस एक अलग से पोर्शन है, तो तब हम जब डिस्कस करेंगे ना तो उसी टाइम पे इसी पे आएंगे। सो एक बीच वाला पोर्शन अभी फिलहाल छोड़ दो, नेचुरल जॉइन, सेमी जॉइन और लेफ्ट आउटर जॉइन। ये हम दोबारा आएंगे जब ज्वाइन करेंगे, बिकॉज इट इज टू अर्ली टू गिव दिस एक्सप्लेनेशन। जब ज्वाइन करेंगे तो उसके साथ इजी रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, जो कि डिवीजन ऑपरेशन है। आप नीचे देखो, डिवीजन, रिमाइंडर, उसका मतलब है रिमाइंडर। आर और एस दो है, और जो शेडिड एरिया है वो वाला पार्ट है जो रिमाइंडर आता है। आपने डिवीजन ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हैं। और ये एस में देखो, जो एस को अगर हम ये उतना पोर्शन है जितना आर का जो राइट वाला पार्ट है वो सेम है। साइज ऑफ योर राइट पार्ट ऑफ योर आर टेबल, दैट इज योर बेसिकली रिलेशन ऑफ आर, एंड एस का जो है वो ये दोनों सेम हो गए। तो जो शेडिड एरिया आ रहा है ना, वो आपका वो पोर्शन आ रहा है जो कि एज सच जो आपका रिमाइंडर आ रहा है। सो डिवीजन के बाद आर डिवाइडेड एस जो रिमाइंडर बचता है, वही इसको कहते हैं कि ये वाला पार्ट जो है डिवीजन ऑपरेशन हो गया। सो इसमें हम डिवीजन ऑपरेशन वो कहते हैं जो बचने वाला पोर्शन होता है। तो डिवाइड करने के बाद मीन्स डिवीजन ऑपरेशन के बाद जो रिमाइंडर बचा। तो दिस इज योर डिवीजन। नीचे देखो, आगे एग्जांपल देखो वी और डब्ल्यू में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें देखो वी टेबल में ए और बी दो फील्ड है, और ए में देखो दिए हुए हैं ए बी बी सी, और बी में दिए हुए हैं 1 2 देन 1 2 एंड 1। आगे देखो, अगर हम डब्ल्यू देखते हैं, एक अनदर टेबल इज देयर जिसमें सिर्फ बी फील्ड है 1 और 2। अगर हम v डिवाइडेड बाई डब्ल्यू करते हैं तो आप ये देखो कि 1 और 2 जो ऑपरेशंस हैं वो डिवाइड करने हैं किसके साथ? v के साथ, v डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। अब अगर हम 1 और 2 को करते हैं तो किसके साथ आ रही है वैल्यूज? आप देखो, a में भी दोनों में 1 और 2 है, b में भी दोनों 1 और 2 है, बट c में सिर्फ 1 है। अब रिमाइंडर इसमें ये आ रहा है कि सी वाला पोर्शन इसमें आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 1 और 2 दोनों नहीं है, इसलिए वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, कंप्लीटली मैच नहीं कर रहा। जब हम v डिवाइडेड बाई डब्ल्यू करेंगे तो वो क्या करेगा, 1 और 2 के साथ ये मैच करेगा कि कौन से a वाले फील्ड के कौन कौन सी रिकॉर्ड है या वैल्यूज हैं जो कि दोनों b की 1 और 2 कवर करता है। उसमें सिर्फ स्मॉल a और स्मॉल b आ रहा है, इसलिए v डिवाइडेड बाई डब्ल्यू के बाद रिजल्टेंट जो है वो स्मॉल a स्मॉल b आ रहा है। इज इट क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर है? Should we move further? Check it out. Anyone having any question, or you write down? Is it clear? We are going to study these in detail also, so don't worry about it. आगे अब हम tables की example से भी पढ़ेंगे अभी इनको। So these are only the figure example. अभी हम फिलहाल इसको दोबारा से करने लगे। Moving further now. Unary operation, जो हमने सिलेक्शन ऑपरेशन पहला किया था यूनरी, और उसको हम सिलेक्शन को रिस्ट्रिक्शन ऑपरेशन भी कहते हैं क्योंकि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑपरेशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप देखो नीचे दिया हुआ है, और प्रेडिकेट इसके साथ दिया हुआ है, दैट मीन्स और आर रिप्रेजेंट्स योर टेबल नेम। सो सिलेक्शन ऑपरेशन वर्क्स ऑन अ सिंगल रिलेशन, एक ही टेबल दैट इज आर, defines a relation that is table that contains only those tuples of R. Tuples means records of R. R means again table that specify the specified condition, जो कि predicate में कोई condition लगा रखी है, उनको जितने रिकॉर्ड सेटिस्फाई कर रही वही सिर्फ उसको डिस्प्ले करेगा। और जो ये सिग्मा है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। और सिलेक्शन ऑपरेशन में एग्जांपल ले लेते हैं। सिलेक्ट, लेट्स से वी कैन से सिलेक्ट एम्प्लॉइज, चलो एम्प्लॉइज का लिखते हैं टेबल में से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000। अब सैलरी ग्रेटर देन 10,000 इसमें क्या आया? प्रेडिकेट, और टेबल का नाम आ गया एम्प्लॉई। सो आर क्या हो गया? कैपिटल आर, दैट इज योर एम्प्लॉई। और सिग्मा क्या हो गया? सिलेक्ट क्वेरी होगी। सो आपने सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन ऑपरेशन लगाया और उसमें क्लियर कट कंडीशन रिप्रेजेंट की है। लेट्स से फॉर those records should be displayed where salary is greater than 10,000। ये यूनिरी ऑपरेशन हो गया। इसकी एग्जांपल देख लो, ये देखो नीचे दी हुई है, लिस्ट ऑल स्टाफ विद सैलरी ग्रेटर देन £10,000। ये पाउंड का फिगर है।
10,000 से ज्यादा जिनकी सैलरी है वो सारे रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे देखो, देखो उसमें सिग्मा से रिप्रेजेंटेड है, ग्रीक कैरेक्टर है ये। सैलरी ग्रेटर देन 10,000 इज योर प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट मीन्स कंडीशन है, और स्टाफ इज योर टेबल नेम। स्टाफ में आगे देखो स्टाफ नंबर, देन योर फर्स्ट नेम, देन योर लास्ट नेम, पोजीशन, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी and branch number. These are the fields present in your staff table, and all the records which satisfy a condition that their salary is greater than 10,000, not even equal to, वो सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ डिस्प्ले हो गए। क्लियर है यहाँ तक बेटा? ये सिंपल वही सिलेक्शन ऑपरेशन है जो सिलेक्ट क्वेरी आप कर चुके हैं, इसलिए मेरे को नहीं लगता इसको ज्यादा टाइम लगना चाहिए। इफ इट इज क्लियर विल मूव फर्दर। Okay, before moving further, I'll be launching one poll, and आप poll attempt करो, and you will have 1 minute to attempt it. Okay, wait, there is some problem with the polls. Let me check it out. चलो तब तक हम आगे चलते हैं। We'll see what is the problem with the polls. I'll give you a poll after this. So इसमें अब देखो इसकी explanation पढ़ो, वही सिग्मा और आगे सैलरी ग्रेटर देन 10,000 और स्टाफ, ठीक है, वो दिया हुआ है। अब इसमें देखो, इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इनपुट रिलेशन इज योर स्टाफ, दैट मींस टेबल इज योर स्टाफ। प्रेडिकेट क्या है इसमें? सैलरी ग्रेटर देन 10,000। सिलेक्शन ऑपरेशन क्या है? डिफाइंस द रिलेशन कंटेनिंग ओनली दो स्टाफ टपल्स विद अ सैलरी ग्रेटर देन £10,000। जस्ट वेट सर, चेक करो आपने लॉग आउट किया उसमें से? लॉग आउट करो क्योंकि मेरा ना पोल नहीं चल रहा है, कुछ एक्टिव उसमें आ रहा है। इनसे बात करो, सर का लेक्चर चल रहा है, सर को बताओ। Okay, moving on to your further this part, इसकी explanation में देखो, the result of this operation is shown in this figure, and more complex predicates can be generated using logical operators, and or not भी लगा सकते हो, but जब आप इसमें रिलेशन जबरा में एंड और नॉट यूज करते हो तो आप देखो इसमें सिंबल्स अलग हैं। एंड के लिए सिंबल जो है वो अलग है, और के लिए वी टाइप सिंबल है, नॉट के लिए एक टिल्डे है। तो ये आपके जो सिंबल्स हैं वो अलग हैं एंड और एंड नॉट ऑपरेशंस के लिए, और ये ज्यादातर आप प्रेडिकेट्स में लगा सकते हैं। यहाँ तक बेटा क्लियर है? सिलेक्शन ऑपरेशन देखो, एनी क्वेश्चन अदरवाइज राइट ऑन योर चैट। लॉग आउट करो, वो ना एक्चुअली पोल नहीं कर पा रहा, बता रहा है कि आपने एक और से लॉग इन किया हुआ है, लॉग आउट कर लो, लॉग आउट कर लो। आप ऐसे करो, उस पूरी DCA1 से लॉग आउट करो। हाँ जी, उससे कर। हाँ ओके, कुछ रिपीट करना है, मैं कर देता हूँ कुछ। सिलेक्शन ऑपरेशन इज सिमिलर टू योर सिलेक्ट क्वेरी दैट यू यूज इन योर दिस SQL। जैसे आप सिलेक्ट क्वेरी यूज करते थे वैसी ही है, सिर्फ फर्क ये है कि सिलेक्ट क्वेरी जब आप हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड्स या रोज में जब आपका रिजल्ट आता है तो फिर ये सिलेक्शन ऑपरेशन कहलाएगा। अगर आप उसको फील्ड्स में रिकॉर्ड लेके आओगे तो वो आपका रिस्ट्रिक्शन ऑपरेशन रहेगा, और सॉरी प्रोजेक्शन ऑपरेशन आएगा जो नेक्स्ट आएगा। अब इस केस में हमने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है या क्वेश्चन लिखा है, लिस्ट ऑल स्टाफ विद सैलरी ग्रेटर देन £10,000। अगर हम इस क्वेरी को SQL में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम कौन सा है इसमें? स्टाफ, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000। ये तो याद होगा क्योंकि हमने सिलेक्ट क्वेरीज कुछ एक स्टार्ट कर ली हुई थी। तो आप अगर सिलेक्ट क्वेरी लिखते हो तब भी ऐसे लिखते हो, तो इसमें सिलेक्शन ऑपरेशन के लिए सिग्मा दिया हुआ है, और जो इसका वेयर कंडीशन में जो था वो था सैलरी ग्रेटर देन 10,000, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, वो यहाँ नीचे लिख दिया, और ब्रैकेट में स्टाफ टेबल है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट वही है जो सिलेक्ट क्वेरी में आएगा। यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन भी वही है कि वो वाले रिकॉर्ड जिनका ये पर्टिकुलर कंडीशन जो सेटिस्फाई करते हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले में आएंगे। अब ये तो था सिंपल वेयर कंडीशन। अगर आप वेयर कंडीशन में दो कंडीशन लगाते हो, एंड और से, हमने आगे भी किया था कि दो कंडीशन सेटिस्फाइंग हो, तो एंड के लिए यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो एक सिंबल डिफरेंट है, वो ये फिगर में दिया हुआ है, और के लिए सिंबल डिफरेंट है, और नॉट के लिए टिल्डे सिंबल है। सो ये आपके, आप देख सकते हो कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो टाइप है, अपर एरो जो है वो एंड से रिप्रेजेंटेड है, लोअर एरो टाइप दैट इज और से और को रिप्रेजेंट करने के लिए, और टिल्डे सिंबल जो है वो नॉट के लिए है। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ जी, कुछ
हाँ जी कुछ फाइन. Moving on to your projection operation now. The projection operation works on a single relation or table and defines a relation that contains a vertical subset of R. A vertical subset of R means जिसमें कि columns होंगे, extracting the values of specified attributes and eliminating duplicates. इसमें एक important factor ये रहता है कि आप records में से एक particular column के वो सारे records display लेके आना चाहते हो जो कि एक column में दिए हुए हैं, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ names from your student table. प्लस इसमें एक important factor ये रहता है कि projection operation हमेशा हमेशा डुप्लीकेट वैल्यूज को जो एलिमिनेट कर देता है, वो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ ही नहीं करता है. ये इंपॉर्टेंट इसमें रहता है. वेट. नाउ मूविंग ऑन टू योर प्रोजेक्शन ऑपरेशन की एग्जांपल. ये देखो, अब ऊपर एक क्वेरी पढ़ो तब तक और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसका टेबल का स्ट्रक्चर देखो. Produce a list of salaries for all staff showing only the staff number, फादर नेम, सॉरी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी डिटेल. सिर्फ ये 4 फील्ड चाहिए और सारों की सैलरीज जो है स्टाफ मेंबर की डिस्प्ले लेके आनी है. ये इंपॉर्टेंट है इसमें. जस्ट वेट. ओके, मूविंग ऑन टू दिस नाउ. आपने ये वही क्वेरी है, ये चेक करो जिसमें कि आपने क्लियर किया हुआ है कि ये जो जैसे आपने सिलेक्ट क्वेरी चलाई थी पहले, उसमें तो हमने सारे डिस्प्ले करवाए थे ना. अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 फील्ड चाहिए और उनके चाहिए जिनके की सैलरी जो है वो सारी की सारी डिस्प्ले साथ आए. अब प्रोजेक्शन ऑपरेशन है, इसमें स्टाफ नंबर, देन योर फर्स्ट नेम, देन योर लास्ट नेम और सैलरी, ये 4 फील्ड चाहिए. टेबल ये दिखाया हुआ है उन्होंने नीचे, टेबल यही है प्रोजेक्शन ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग. अब रिजल्टेंट टेबल में देखो क्या आएगा. जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो सिर्फ 4 फील्ड इसमें से आए हैं, बाकी सारे के सारे डिस्प्ले में नहीं आए. नाउ इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ये क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके. सो पहले ऑपरेशन तो दोनों इजी हैं बेटा, सिलेक्ट क्वेरी वाले हैं इसलिए वो इजी भी हैं. चलो विल मूव फर्दर. थैंक यू. नाउ मूविंग फर्दर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज योर सेट ऑपरेशन, जिसको हम यूनियन ऑपरेशन कहते हैं. पहला यूनियन वाला पार्ट हमने उस दिन अभी डायग्रामेटिकली भी पढ़ा था. अगर डायग्राम देखना है तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, फिर विल स्टार्ट रीडिंग इट. ये डायग्राम दोबारा देखो एक बारी, ये वाला. इसका जो एक स्टार्टिंग वाला पोर्शन यूनियन का है, ये आर यूनियन एस, जो कि क्लियर कट बता रहा है कि दोनों टेबल्स को के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक ही टेबल में आ जाएंगे इसके रिजल्टेंट में. ठीक है. सो फिर ये देखने के बाद हम उस पर यूनियन ऑपरेशन पे चलते हैं. नाउ the union of two relations R and S defines a relation that contains all the tuples of R or S or both R and S, duplicate tuples being eliminated. अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएगी जो R में भी थी और S में थी, वो एक ही बार ही रिप्रेजेंटेड होंगी, 2 बार ही नहीं दिखाएगा वो. बट ये है कि सारी की सारे टपल्स मींस रिकॉर्ड जो R में है और सारे के सारे रिकॉर्ड जो S में है, डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के बाद वो सारे के सारे रिजल्टेंट टेबल में आ जाएंगे. अब इसमें नीचे देखो एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, आर एंड एस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल. अब यूनियन कंपैटिबल टेबल पहले होना चाहिए. वो कौन से होते हैं वो नीचे बता रहा है कि कैसे होते हैं. इफ आर एंड एस हैव आई एंड जे टपल्स, टपल्स मींस नाउ हियर रिकॉर्ड्स, एक में आई रिकॉर्ड है एक में जे है, जिसमें 2 रिकॉर्ड एक में है 3 एक में है, ये वही आ गया जैसे पहले था. देयर यूनियन इज ऑब्टेन्ड बाय कंकैटिनेटिंग देम into one relation means एक टेबल में with a maximum of I plus j tuples. ज्यादा से ज्यादा उसमें एडिशन करने के बाद 2 इसमें थे 3 उसमें थे, ज्यादा से ज्यादा 5 वैल्यूज आ सकती हैं. जरूरी नहीं है 5 आए, क्योंकि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं हो सकता उससे. So maximum values that can come in your resultant table are
जो पहले वाले टेबल्स में उसका काउंट और दूसरे का काउंट का एडिशन। पहले वाले में लेट से आर में टेबल में 10 रिकॉर्ड थे और एस वाले में लेट से 15 रिकॉर्ड थे, तो मैक्सिमम इसमें 25 रिकॉर्ड आ सकते हैं यूनियन ऑपरेशन के बाद, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 25, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। कम जरूर हो जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू निकल आई तो वो उसको एक ही बार ही रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए वो कम हो जाएंगे। So union is possible only if the schemas of two relations match, जिसमें कि स्कीमा ही मैच करेगी। स्कीमा का मतलब है उसके रिकॉर्ड्स मैच करेंगे। नहीं अभी भी नहीं आ रहा है, कुछ इशू है इसमें। क्योंकि पोल्स कल मैंने डाले हैं इसमें दे नहीं रहा। चलो नहीं हो गया, कुछ इशू आ रहा। चलो विल मूव ऑन टू द फर्दर ओवर हियर। इसकी एक्सप्लेनेशन इज यूनियन इज पॉसिबल only if the schemas of two relations match, that is if they have the same number of attributes with each pair of corresponding attributes having the same domain। अभी इसमें ये देखो इंपॉर्टेंट आ रहा है, यूनियन कंपैटिबल कौन से होते हैं टेबल जिसमें कि सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो with each pair of corresponding attributes। pair of corresponding attributes means इधर भी ये टेबल था, एट्रीब्यूट था मींस एक फील्ड था और उधर भी था, उसका डोमेन भी सेम है। डोमेन मींस उसकी वैल्यूज सेम है कि इधर वैल्यू जो है वो भी लेट्स से एसजी से स्टार्ट हो रही है तो उधर भी एसजी से स्टार्ट हो रही है। इधर अगर सपोज एज जो है वो 20 to 60 के बीच में है तो उधर भी एज जो है 20 to 60 के बीच में है। डोमेन मींस उनकी वैल्यूज जो है कहीं ना कहीं पे मैच कर रही हैं, तो वो सारे यूनियन कंपैटिबल होते हैं। सो रिलेशंस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। एट्रीब्यूट्स होने जरूर चाहिए। हाँ ये जरूरी नहीं कि एट्रीब्यूट्स के फील्ड नेम सेम हो, वो जरूरी नहीं है। एक में लेट से एफ नेम है और उधर सिर्फ नेम है तो वो दोनों नेम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो यूनियन कंपैटिबल होंगे। उसका जरूरी नहीं है कि उनके फील्ड के नाम भी दोनों टेबल में सेम होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट दैट एट्रीब्यूट नेम्स लिखा ही हुआ है, देख लो इसमें आगे, आर नॉट यूज इन डिफाइनिंग यूनियन कंपैटिबिलिटी। नेम्स को नहीं हम यूज करते हैं यूनियन कंपैटिबिलिटी के लिए, उनकी जो टाइप है उनकी जो डोमेन है उसको यूज करते हैं यूनियन कंपैटिबिलिटी के लिए। सो इन सम केसेस प्रोजेक्शन ऑपरेशंस मे बी यूज्ड टू मेक टू रिलेशंस यूनियन कंपैटिबल, और कई बार हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन यूनियन के साथ यूज करते हैं सिर्फ उसको यूनियन कंपैटिबल करने के लिए, ताकि हमें पता लगे कि ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, यूनियन क्लियर है बेटा? ये आगे आपका इसकी एग्जांपल भी आ रही है। ओके वेट, ओके मैं इसको ना दोबारा से कर रहा हूँ आपको शेयर, 2 मिनट के लिए बेटा सारे लॉग इन रहना। Okay, I'll again restart it. There was some issue. Now, हमने यूनियन का ऑपरेशन का जो डिटेल्स पढ़ ली है। नाउ विल मूव ऑन टू द एग्जांपल पार्ट ऑफ इट कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ये देखो आर एंड एस के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 टेबल है, एक ब्रांच टेबल है और एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट टेबल है। ये 2 टेबल्स को पहले देखो, इसमें यू जस्ट सी टू इट। ब्रांच के केस में ब्रांच नंबर, स्ट्रीट, सिटी एंड पोस्ट कोड, दे आर द फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ योर ब्रांच टेबल। प्रॉपर्टी फॉर रेंट के केस में प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट कोड, टाइप, रूम्स, रेंट, ओनर नंबर, देन योर स्टाफ नंबर एंड ब्रांच नंबर, ये अलग से उसके फील्ड्स हैं। हमने यूनियन ऑपरेशन के केस में एक इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर आ रहा है कि सिटी दोनों तरफ कॉमन है। वैसे तो पोस्टल कोड भी है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, बट सिटी को ये लेके चल रहा है क्योंकि इसमें जो क्वेरी है वो सिटी के ऊपर बेस्ड है। लिस्ट ऑल सिटीज वेयर
देयर इज ईदर अ ब्रांच ऑफिस और अ प्रॉपर्टी फॉर रेंट, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो उसका ब्रांच ऑफिस होना चाहिए वहां पे या उसके प्रॉपर्टी फॉर रेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो सारी सिटीज को सिलेक्ट करके दो, यूनियन ऑपरेशन लगाओ जिनमें कि या तो सिटी वो में कोई ब्रांच हो उसकी और या उसमें प्रॉपर्टी फॉर रेंट हो। अब आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर हम इसके ऊपर यूनियन ऑपरेशन लगाते हैं, इसका मतलब सिटी में देखो कौन कौन सी है, पहले हम ब्रांच की सिटीज पढ़ते हैं। दे आर योर लंदन, एबरडीन, ग्लासगो, ब्रिस्टल, अगेन लंदन। ये हमारी फील्ड है सिटी की ब्रांच टेबल में। प्रॉपर्टी फॉर रेंट में देखते हैं अगर सिटी टेबल, एबरडीन, लंदन, ग्लासगो, सिर्फ यही 3 फील्ड है। अगर हम यूनियन ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, आप इसको चैट में लिख के बताओ मेरे को आपके अकॉर्डिंगली, बिफोर मूविंग टू योर नेक्स्ट पार्ट। एनीवन? ये 2 टेबल में से यूनियन ऑपरेशन में क्या कौन कौन सी सिटीज का रिजल्ट आना चाहिए यूनियन ऑपरेशन? अभी हम मैंने समझा चुका हूँ इसे, डुप्लीकेट्स आने नहीं है इसलिए एक ही बार ही आएगी कोई सिटी। क्या रिजल्टेंट आना चाहिए देखो, एनीवन? अच्छा ऐसे भी देख लेते हैं, ब्रांच और आपने लिखे चारों अमरजीत, और इधर देखो एक ही सिटी जो है वो अलग है। अब यूनियन ऑपरेशन के केस में क्योंकि हमारे पास और ऑपरेशन है और इसमें ये लिखा गया कि सिटी जो है वो या तो ब्रांच उसमें होनी चाहिए या प्रॉपर्टी फॉर रेंट होना चाहिए, और है इसलिए 4 आएंगी, क्योंकि पहले वाले केस में 4 सिटीज हैं, दूसरे वाले केस में 3, और 3 तो कॉमन ही है उसमें, इसलिए इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो 4 सिटीज ही होगी। सो अमरजीत यू आर राइट। सो लेट मी गिव यू दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो अब यूनियन का जो रिजल्ट है क्या आ रहा है, लंदन, एबरदीन, देन योर ग्लासगो एंड योर ब्रिस्टल। So to produce union compatible relation, we first use the projection operation to project the branch, और फिर हम projection operation property for rent उसके ऊपर करते हैं, और एट्रीब्यूट सिटी के ऊपर लगाते हैं और डुप्लीकेट्स रिमूव कर देते हैं। डुप्लीकेट्स रिमूव मीन्स हमें बार बार नहीं लिखने की जरूरत है। लंदन एक बार ही आ गया तो वो ठीक है, उसमें और 2 बार ही दिया हुआ कोई इशू नहीं। ग्लास को दूसरे वाले टेबल में 3-4 बार ही दिया हुआ, वो एक ही बार ही लिखना है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट या तो उसमें ब्रांच ऑफिस होना चाहिए या प्रॉपर्टी फॉर रेंट होना चाहिए, इसलिए ये चारों के चारों इसमें आ रहे हैं यूनियन कंपैटिबल। क्लियर है बेटा? ये यहाँ तक क्लियर है? एनीवन हैविंग क्वेश्चन अप टिल हियर? यू कैन राइट डाउन। Okay then, I'll move further. Difference operation, that is represented by your minus sign, r minus s. So the set difference operation defines a relation consisting of tuples that are in relation r but not in s. अब ये देखो इसमें क्लियर कर दिखाया है, आर में वो वाले जो कि एस में नहीं है, इसका मतलब ये है जो कॉमन वाले हैं वो नहीं आएंगे। सो आर एंड एस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। अगर हम टेबल लेके जाते हैं यहाँ पे तो क्या रिजल्ट होना चाहिए अब इस केस में, आर माइनस एस ऑपरेशन, ये 2 टेबल हैं सिटी के ऊपर लगा हुआ है, तो आर माइनस एस का रिजल्ट चैट में लिखो। ट्राई टू राइट इट डाउन। बलजीत, मानसी, राइट डाउन। ओके ब्रिटल, फाइन। और कोई? गुरप्रीत, कोमल, कुछ लिखो बेटा इस पे। What is the result? I'm seeing the result. Let me see to it others also. Okay, that's fine. ठीक है, इसका मतलब अगर आप लोगों ने ये लिखा है तो वो ठीक लिखा है, और आपको ये रिजल्ट भी दिखा देते हैं। ये देखो इसके ऊपर अब जब सेट डिफरेंस ऑपरेशन आया तो अकेला आंसर क्या आ रहा है, ब्रिस्टल। सो वी आर हैविंग योर डिफरेंस ऑपरेशन, इसलिए कॉमन वाली चीजें हट गई, और आर में वो वाला फील्ड, वो वाली सिटी जो कि एस में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, आर माइनस एस था, इसलिए ये आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ये वाला सेट डिफरेंस ऑपरेशन क्लियर है? नो, इसको पढ़ लो एक बारी क्योंकि ये सिंपली उसके एक्सप्लेनेशन दी हुई है। Now, next operation is intersection operation.
represented by your inverted U, R intersection S. Intersection operation defines a relation consisting of the set of all tuples or records that are in both R and S. R and S must be union compatible. अब इसी टेबल पे आ जाते हैं वो पुराने वाले पे ही, ये वाले टेबल्स। इसमें अब देखो, अगर हमने इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगा दिया आर इंटरसेक्शन एस, तो क्या रिजल्ट होना चाहिए अब? ठीक है, लिख लिया दो तीन जानों ने, मेरे को, मैं पढ़ रहा हूँ। लेट मी सी अदर्स आल्सो, लेट देम आल्सो रिस्पॉन्ड। ओके, नेक्स्ट, एनीवन एल्स हु वांट्स टू रिस्पॉन्ड इन इंटरसेक्शन ऑपरेशंस? मैं दोबारा से इसको पढ़ाने लगा हूँ, जिन्होंने एक दो जानों ने गलत भी लिखा है। जस्ट सी ओवर हियर, intersection operation defines a relation consisting of set of tuples, that means records that are in both R and S। कॉमन चीजें वाली आनी है, तो कॉमन में तो इसमें तीन है, आप देख सकते हो। इसमें ये टेबल है आपका आर, इस टेबल के करस्पॉन्डिंग तीन आ रही है, लंदन, एबरदीन एंड ग्लासगो। ये तीनों कॉमन है, इसलिए जब ये ऑपरेशन लगेगा तो ये आपका तीन कॉमन चीजें इसमें आ रही है। हम ऑपरेशन समझ गए, बाकी तो आप इसकी जो कंटेंट पार्ट है वो उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख सकते हो। और जो आर इंटरसेक्शन एस है उसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसका सिंबल चेक करो। इसमें इसको ये भी लिख सकते हो, आर माइनस ब्रैकेट में आर माइनस एस, दैट मीन्स सेट डिफरेंस ऑपरेशन है। आर के साथ सेट डिफरेंस ऑपरेशन लगाया जाए, पहले आर माइनस एस किया जाए, दैट मीन्स वो वाले चीजें जो कि आर में अकेले रह जाए वो रह गया। फिर आर माइनस एस के जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको भी आगे से उसके ऊपर जो रिजल्टेंट टेबल के साथ उसकी जो एक और सेट डिफरेंस ऑपरेशन लगा दिया जाए, तो फिर ये बाकी का रिजल्टेंट आएगा। तो ये आपका आर माइनस ब्रैकेट में आर माइनस एस से, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, इंटरसेक्शन ऑपरेशन को, आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? इज इट क्लियर? जस्ट चेक इट आउट, इसमें कोई है प्रॉब्लम तो बताओ। एनीवन हैविंग प्रॉब्लम ओवर हियर? मानसी, आप क्लियर हुआ? आपने अकेला लंदन लिखा था, जस्ट चेक इट आउट। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ओके देन, ये आपका इंटरसेक्शन ऑपरेशन था और ये उसका रिजल्टेंट आ गया। ओके, moving on further now. Now see, there are two tables again, R and S, represented by two different values. अब इसमें देखो दोनों में फील्ड सारे सेम है, मीन्स आपके फील्ड नेम सेम आ रहे हैं, नेम, एड्रेस, जेंडर एंड बर्थ डेट। चेक करो। उसके बाद आर में देखो दो अलग अलग हैं, एक कैरी फिशर और एक मार्क हैमिल। और एस में कैरी फिशर तो सेम ही है, रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल ही सेम है, बट दूसरा रिकॉर्ड डिफरेंट है एस में, दैट इज योर हैरिस फोर्ड। अब इसे अगर हम आर एंड एस दो इस तरह के टेबल ले रहे हैं, तो अब आगे से इनके ऊपर अगर हम ऑपरेशंस लगाते हैं, जस्ट सी ओवर हियर, एक ही टेबल में सारा कुछ आ रहा है, आर इंटरसेक्शन एस। अगर आपको टेबल के ये याद है तो आप इंटरसेक्शन एस में देखोगे क्या आएगा, आर यूनियन एस में क्या आएगा, और आर माइनस एस में आएगा। एस में क्या आएगा? इट कैन बी वेरी क्लियर विद दिस पार्ट। अगर आप टेबल देखना चाहते हो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जस्ट सी दिस टेबल। कैरी फिशर कॉमन है दोनों में, एक में मार्क हैमिल है आर वाले में, और एस में हैरिसन है फोर्ड। अगर हम आर इंटरसेक्शन एस लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आर यूनियन एस लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और आर सेट डिफरेंस लगा रहे हैं एस के साथ, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? हम पढ़ चुके हुए हैं, जस्ट अनदर एग्जांपल ओवर हियर। इज इट क्लियर नाउ? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन अप टिल हियर नाउ?
Okay, if there is no question, I'll move further. Now, Cartesian product. Another important operation जिसको हम multiplication भी कह देते हैं, और just to because as this symbol is representing your multiplication symbol, और इसमें जो रिजल्टेंट है, जो टेबल है, वो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यूज आती हैं उतनी नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे हमने फिगर में भी किया था कि अगर एक टेबल में 2 रिकॉर्ड्स हैं और दूसरे में 3 हैं, तो 2 इंटू 3 6 मैक्सिमम रिकॉर्ड्स जो हैं इसमें रिजल्टेंट टेबल में आ जाएंगे। So the Cartesian product operation defines a relation that is a table that is concatenation of every tuple of relation R with every tuple of relation S. Concatenation means हर एक रिकॉर्ड जो कि पहले वाले टेबल में है R वाले में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी रिकॉर्ड S में हैं वो सर्वो के साथ ही मैच करेगा। किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता कि विदाउट मैचिंग आप उसका रिकॉर्ड, तभी हम 2 इंटू 3 कहते हैं ना। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट का इसके एग्जांपल देखेंगे आगे। Cartesian product operation multiplies the two relations to define another relation consisting of all possible pairs of tuples from two relations। जितने भी possibilities हैं वो सारी की सारी जो है वो resultant table में आ जाएंगी। Therefore, if one relation has I tuples, जिसका मतलब I means any number, let's say इस केस में 2 है, and n attributes means उसमें number of जो field है वो n है, that means let's say 5 है, and the other has j tuple, let's say वो another is your let's say 3 tuples means जो आपके रिकॉर्ड 3 है, और m attributes के उसमें 3 attribute हैं। So the Cartesian product relation will consist of I into j tuples। I into j में पहले वाले में 2 थे और दूसरे वाले में 3 थे, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड तो इसमें 2 into 3 6 होंगे, और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो n प्लस m हो जाएंगे। पहले वाले लेवल से 5 थे और दूसरे वाले में m जो वैल्यू उसकी मैंने 3 डिफाइन की थी, तो 5 प्लस 3 8 एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। ये एक रिजल्टेंट टेबल का जो टेबल होगा उसमें ये हो जाएगा। सो इट इज़ पॉसिबल दैट द टू रिलेशन मे हैव एट्रीब्यूट्स विद द सेम नेम। इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि दो टेबल्स में जो एट्रीब्यूट्स के नाम है वो सेम हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, इन दिस केस द एट्रीब्यूट नेम्स आर प्री फिक्स्ड विद द रिलेशन नेम टू मेंटेन द यूनिकनेस ऑफ एट्रीब्यूट नेम्स विद द रिलेशन। अगर हमें नाम सेम हो जाएंगे तो उस केस में हमें टेबल में फील्ड डिफाइन तो कर नहीं सकेंगे, तो हम क्या करते हैं उसके साथ उसका टेबल का नाम लिख देते हैं। लेट्स से पहले वाले का नाम जो है वो आर टेबल है और दूसरे का एस है, तो हम आर डॉट आगे उसके जो भी नेम था फील्ड का वो लिख देंगे, और एस डॉट दूसरे वाले का लिख देंगे। लेट्स से दोनों में केस में हमारा नेम फील्ड कॉमन है, तो आर डॉट नेम और एस डॉट नेम दो अलग अलग फील्ड होंगे बट रिप्रेजेंटेड होंगे रिजल्टेंट टेबल में। आर डॉट नेम होंगे जो कि नेम फील्ड फ्रॉम योर रिलेशन और टेबल आर, और एस डॉट नेम होंगे जो कि नेम होगा फील्ड किसमें से, एस टेबल में से होगा। क्लियर है बेटा? ये आगे इसको अगर हम देखते हैं तो आगे इसका एक एग्जांपल भी है। एक क्लाइंट टेबल है और एक व्यूइंग टेबल है। अब देखो इसमें प्रोजेक्शन ऑपरेशन लगा हुआ है, क्लाइंट नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये लिखने हैं क्लाइंट टेबल में से, और दूसरे को भी प्रोजेक्शन ऑपरेशन लगा हुआ है, क्लाइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर और कमेंट वो व्यूइंग टेबल से लेने हैं। अब क्लाइंट और व्यूइंग टेबल में टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स ये हैं, आप नीचे देख सकते हो। क्लाइंट टेबल में क्लाइंट नंबर भी है, फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है, उसका टेलीफोन नंबर भी है, उसका प्रीफिक्स प्रेफरेंस टाइप कि किस तरह की प्रेफर करता है क्लाइंट वो भी दिया हुआ है, और मैक्सिमम रेंट क्या वो देना चाहता है वो भी दिया हुआ है। और जो व्यूइंग टेबल है उसके इसमें क्लाइंट नंबर दिया हुआ है, प्लस उसका प्रॉपर्टी जो उसने देखी वो दिया हुआ है, उसका व्यूइंग का डेट कि किस दिन उसको वो वाली प्रॉपर्टी देखी थी, और अगर किसी ने कोई कमेंट दिया उसमें तो वो भी लिख दिया। तो ये एक टेबल्स दो हमारे पास ऑलरेडी दिए हैं। अब इन दोनों के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना है, और क्लाइंट और व्यूइंग टेबल में, और उसके फील्ड्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से जो है कॉमनली प्रोजेक्शन के लिए यूज करने हैं। अगर हम इसके ऊपर प्रोजेक्शन ऑपरेशन लगाते हैं तो आप इसमें देख सकते हो द नेम्स ऑफ द क्लाइंट्स आर हेल्ड इन द क्लाइंट रिलेशन एंड द डिटेल्स ऑफ व्यूइंग्स आर हेल्ड इन द व्यूइंग रिलेशन, और डिटेल्स उसकी व्यूइंग टेबल में है। To obtain the list of clients and the comments on properties they have viewed, we need to combine these two relations। अगर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्लाइंट हैं जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कमेंट किया है, तो और उनके नाम हमें अगर चाहिए तो हमें इन दो टेबल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि व्यूइंग टेबल में उनके नाम नहीं है, सिर्फ क्लाइंट नंबर है। अगर देखा जाए तो क्लाइंट टेबल जो है इसका प्राइमरी टेबल है, और या पेरेंट टेबल कह सकते हो, जिसमें क्लाइंट नंबर एज ए प्राइमरी की है, और व्यूइंग टेबल में क्लाइंट नंबर एज अ फॉरेन की हो सकती है। इसलिए तभी ये जो है कंबाइन हो पा रहे हैं। अब कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट ऑफ दीज ऑपरेशन में देखेंगे अगर क्या आएगा, इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म दिस रिलेशन कंटेन्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन वी रिक्वायर। जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा होगी। द फर्स्ट टपल ऑफ दिस रिलेशन कंटेन्स डिफरेंट क्लाइंट नंबर वैल्यूज, और जो क्योंकि क्लाइंट नंबर वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होंगी, अगर हम
क्लाइंट टेबल में देखते हैं तो आप देखोगे कि एक क्लाइंट के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही एंट्री है। जब हम व्यूइंग टेबल में देख रहे हैं तो एक ही क्लाइंट एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को देखेगा, तो उस केस में क्लाइंट नंबर जो है कॉमन भी आ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है CR56 इस केस में। वो 3 प्रॉपर्टीज देख चुका है, एक तो PA14, एक PG4 और एक PG36। और अगर हम अब इसके ऊपर ये चाहते हैं कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाएं तो कैसे आएगा? टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड लिस्ट we need to carry out a selection operation on this relation to extract those tuples where client dot client number is equal to viewing dot client number, और complete operation इसका बनेगा। अब सिलेक्शन के corresponding देखो लिखा हुआ है, सिलेक्ट क्वेरी लगाई, उसके आगे उसके जो प्रेडिकेट है क्या लिख दिया? क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर इज इक्वल टू व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर। आगे वही प्रोजेक्शन ऑपरेशन सारा का सारा आ गया जो पहले था, सिर्फ जो ऊपर वाला क्वेरी है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आगे सिलेक्ट ऑपरेशन भी लग गया। क्यों सिलेक्ट ऑपरेशन में इसलिए लगाया गया? क्योंकि जो आपने कंडीशन लगानी थी वो इंपॉर्टेंट थी। सो कंडीशन हमेशा प्रेडिकेट होगा, और प्रेडिकेट हमेशा किस में आता है? सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन ऑपरेशन में आता है, जो कि सिग्मा, जो कि ये इसका सिंबल है, ग्रीक करेक्टर है, उससे रिप्रेजेंटेड है। अब इसका रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, आप इमेजिन करो इसका रिजल्ट देखो कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आपका इसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे आओ, इस टेबल में पहले काउंट करो, क्लाइंट में कितने रिकॉर्ड हैं? 1 2 3 4, और व्यूइंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं। तो 5 इंटू 4 टोटल 20 रिकॉर्ड्स आएंगे इसमें। ये देखो अब काउंट करो इसको सारों को। काउंट कर लिए बेटा, इसमें 20 है, तो 5 इंटू 4 20 रिकॉर्ड आ गए। इज इट क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है बेटा? अब देखो इसमें एक चीज और रिप्रेजेंटेड है, आप देखो क्लाइंट नंबर दोनों में नाम सेम है, इसलिए उसने क्या लिख दिया? पहले वाले के केस में लिख दिया क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर, और दूसरे वाले के केस में लिख दिया व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर, ताकि ये भी क्लैरिटी हो कि वो व्यूइंग टेबल में से उठाया गया है क्लाइंट नंबर है, और ये क्लाइंट में से उठाया गया क्लाइंट नंबर है। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों फील्ड के नाम सेम थे, इसलिए इसको इसके साथ हमें वो लिखना पड़ गया। ओके मानसी, आई रिपीट इट अगेन। कार्टेशियन प्रोडक्ट दोबारा देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दो टेबल्स के ऊपर लगाना है। तो पहले तो हमने ये देखना है कि दो टेबल्स में क्या चीज़ है जिसके अंदर कॉमन चीज़ है। अब इसमें क्लाइंट नंबर कॉमन है, और हम, आप अगर क्वेरी पढ़ते हो उसमें ध्यान से पढ़ो, लिस्ट द नेम्स एंड कमेंट्स ऑफ ऑल क्लाइंट्स हु हैव व्यूड अ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। वो वाले क्लाइंट्स के नाम हमें दिखाओ जिन्होंने एक प्रॉपर्टी को देखा है और उसके ऊपर कमेंट किया है। क्योंकि व्यूइंग टेबल में सिर्फ क्लाइंट नंबर दिए हुए हैं, वहां पे उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसका पेरेंट टेबल में जाना पड़ेगा जो कि क्लाइंट टेबल है। इसलिए क्लाइंट टेबल में से हमें उसका नाम मिलेगा जो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से रिप्रेजेंटेड है, और व्यूइंग टेबल में से वो क्लाइंट के मिलेंगे जिन्होंने एक प्रॉपर्टी के ऊपर कमेंट किया है। क्योंकि आप देख रहे हो इसमें कि कुछ एक प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं है, वो एम्प्टी आ रहा है। ये तो आ गया सिंपली क्वेरी की अंडरस्टैंडिंग आ गई कि करना क्या है। और क्योंकि इसमें प्रोजेक्शन ऑपरेशन लग सकता है, सो पाई के साथ रिप्रेजेंटेड है। क्लाइंट नंबर एक ऐसा फील्ड है क्योंकि वो ज्वाइन कर रहा है या दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट कर रहा है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दिखा रहा है, इसलिए सबसे पहले क्लाइंट नंबर आएगा। और क्लाइंट टेबल में से हमें उसका सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, इसलिए हमने वो दो फील्ड ही लिए हैं। व्यूइंग टेबल में हमें उसका प्रॉपर्टी वो वाली चाहिए जो प्रॉपर्टी का नंबर और जिसके ऊपर कमेंट किया गया है, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर और कमेंट वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, डेट उसने नहीं मांगी है, इसलिए हमने डेट इसमें लिखी नहीं है। और दोनों के ऊपर अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लगाते हैं तो इसके साथ साथ हमें ये इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा कि दोनों को कंबाइन किससे किया जाए, वो सिर्फ क्लाइंट नंबर ही है। सो हमने यहाँ पे जब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऑपरेशन को हमने एग्जीक्यूट करना है, तो हमने ये चेक करना है कि किस पर्टिकुलर एक फील्ड या एक एट्रीब्यूट के ऊपर कुछ ऐसे का ऑपरेशन या ऐसे की कोई कंडीशन लगाई जाए ताकि हमारे को सिर्फ वो रिकॉर्ड नजर आए जो कि दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसमें क्या किया, क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर जिसका इक्वल टू योर व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर है, कि दोनों तरफ जिनकी एग्जिस्टेंस है सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को ही हमें दिखाना है। अगर दोबारा देखना है तो इसमें देखो CR76 देखो, CR76 के कॉरेस्पॉन्डिंग व्यूइंग टेबल में भी एक एंट्री है। CR56 देख लो, व्यूइंग टेबल में उसमें 3 एंट्रीज हैं। CR74 देखो, व्यूइंग टेबल में उसकी कोई एंट्री नहीं है। CR62 देख लो, तो व्यूइंग टेबल में एक एंट्री है। ये हमारे पास आ गया, ये हमने टेबल में देख लिया।
अब अगर हम इसको दोनों को कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है, चाहे CR74 के करस्पॉन्डिंग कोई भी एंट्री व्यूइंग टेबल में नहीं है, तो उसके रिजल्टेंट टेबल में देखो CR74 आ रहा है, बट वो सभी के साथ एक एक बारी दिखा रहा है, क्योंकि उसका एज सच कोई उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए उसमें 5 × 4 टोटल 20 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। क्लियर है बेटा मानसी? Is it clear? Okay. Anyone else? Any question up till your Cartesian product? यहाँ तक देखो. ओके देन, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद उन्होंने रिड्यूस्ड क्लाइंट और व्यूइंग टेबल के ऊपर देखो, इसमें कुछ एक चीज़ें और उसने बताई हैं कि अगर हम सपोज रिजल्ट इसका देखते हैं, क्योंकि क्लाइंट और क्लाइंट नंबर इक्वल टू व्यूइंग और क्लाइंट नंबर था, वो भी इंपॉर्टेंट था, तो हमने ये चेक करना है कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं सिर्फ वो हमें डिस्प्ले करवाई जाए। अब जो रिजल्ट था सिंपल एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो तो 20 रिकॉर्ड आ गए, बट इसमें हमने ये भी देखा था कि CR74 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रिकॉर्ड व्यूइंग टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और इसमें से हमने अब वो रिकॉर्ड निकालने हैं जिनके करस्पॉन्डिंग कमेंट हो रखे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिनके करस्पॉन्डिंग कमेंट हो रखे हैं, या एटलीस्ट कोई क्लाइंट उसको विजिट करने गया, अगर कमेंट नहीं हो रखे हैं तो वो डेफिनेटली वो रिकॉर्ड जो कि एक बारी किसी भी क्लाइंट ने विजिट किए हैं, या एक क्लाइंट ने ही 2-3 बारी कोई 3-4 प्रॉपर्टीज देखी हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब CR56 के इसमें 3 वैल्यूज की आपने देखा है, तो रिस्ट्रिक्टेड के केस में आप नीचे देखो कि रिड्यूस क्लाइंट और विंग रिलेशन के करस्पॉन्डिंग ऑफ 76 CR76 क्लाइंट ने सिर्फ और सिर्फ CR76 क्लाइंट ने PG4 प्रॉपर्टी देखी थी, एक ही बारी देखी थी। जो CR56 क्लाइंट था उसने PA14, PG4 और PG36 ये 3 प्रॉपर्टीज उसने व्यू की थी, और जो CR62 क्लाइंट है उसने एक PA14 जो है वो प्रॉपर्टी देखी थी। अब अगर हम इसका रिड्यूस का मतलब है वही ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग है, जो इतना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना, वो तो इतना बड़ा टेबल बेटा आ गया, उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला ना। हम तो ये चाहते हैं कि हमें ये पता लगे, सिर्फ उनके नाम आ जाए साथ में जो कि जिन्होंने हमारा ये रिकॉर्ड देखे हैं, पर उसमें कंडीशन यही थी कि क्लाइंट और क्लाइंट नंबर इक्वल टू व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर जरूर होना चाहिए, जो हमारी एक्चुअल में सिलेक्ट क्वेरी थी। हमने जो अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट ये वाला आया ना रिजल्ट, ये आया है सिर्फ प्रोजेक्शन ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन था ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट आया है। अभी जो सिलेक्ट क्वेरी लगाई है ना, सिग्मा ऑपरेशन लगाया क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर इज इक्वल टू व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर, अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिस्ट्रिक्शन लगी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ हमारे पास अब 5 रिकॉर्ड रह गए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। क्लियर है बेटा? ये देखो ध्यान से सुनो इसको, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो तो सिंपली एक ही बात है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है, उसमें 5 रिकॉर्ड थे, उसमें 4 थे, 4 × 5 20 रिकॉर्ड दिखा दिए, और उसका बेनिफिट कोई नहीं हुआ। बट हम ये चाहते हैं कि हम वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले में लाएं जिसमें ये क्लियर हो कि जो कि पहले टेबल में क्लाइंट नंबर है वो उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड टेबल में अगर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वो दिखाए। अब उस केस में क्या है, एक जो हमारा CR74 है उसकी कोई उसने उस पर्टिकुलर क्लाइंट ने कोई भी प्रॉपर्टी देखी नहीं है, इसलिए उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा इसमें, इसलिए सिलेक्शन ऑपरेशन इस चीज को इंश्योर कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? देखो, एनीवन हैविंग क्वेश्चन अप टिल हियर नाउ? चेक इट आउट। ओके देन आई विल मूव फर्दर। नो मूविंग ऑन टू योर जॉइन ऑपरेशन। मैंने अभी आज ही कहा था कि अगर जॉइन ऑपरेशन आते हैं तो सबसे पहले हम वो जाते हैं, वो वाली स्लाइड चेक करते हैं, उससे पहले हम एक फिगर में स्टडी करते हैं कि जॉइन ऑपरेशन है क्या, देन विल कम इनटू द डिटेल्स ऑफ के थीटा या इक्वी जॉइन क्या होता है। ओके ये वाली, यहाँ हमने एक लाइन जो है उसे मिस की थी, ताकि हम ये बताया जो जॉइन ऑपरेशन है वो बाद में स्टडी कर पाए। नाउ देखो इसमें T एंड U दे आर 2 टेबल्स। T में 2 फील्ड हैं A और B, और उनके 2 रिकॉर्ड दिए हुए हैं आगे। U में B एंड C 2 फील्ड हैं और उसमें आगे से रिकॉर्ड दिए हुए हैं। अब इसमें देखो B फील्ड जो है वो दोनों में कॉमन है, T एंड U में। अब इसके ऊपर अगर जॉइन लगाना है ऑपरेशन, तो पहला नेचुरल जॉइन देखो क्या है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग 1 और 2 की वैल्यूज हैं बी की, और इन केस ऑफ टी टेबल, और यू टेबल में
बी के करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग एक बारी सी की वैल्यू x है और दूसरी बारी 1 के करस्पॉन्डिंग y है और एक 3 भी वैल्यू है जिसमें z है। अब देखा जाए तो अगर हम इसमें नेचुरल ज्वाइन करते हैं तो इस दोनों में ए के करस्पॉन्डिंग 1 ए की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, उधर तो सी है नहीं है इसलिए वहां पे थर्ड वैल्यू नहीं आ रही कोई बी की, इस साइड पे नहीं है। तो इनमें देखा जाए तो कॉमन क्या है, नेचुरल ज्वाइन का जो रिजल्टेंट टेबल देखते हो जिसमें कि ए बी और सी तीनों हो, तो उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, ए उसके करस्पॉन्डिंग 1 की वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग एक बार एक्स आ रहा है सी, दूसरी बारी भी ए स्मॉल ए और उसके करस्पॉन्डिंग 1 क्योंकि है ही 1 है बीच में और उसके करस्पॉन्डिंग वाई। अब ये जो नेचुरल ज्वाइन कहलाता है, अगर हम इसको फिगर से देखते हैं तो इसको हम नेचुरल ज्वाइन कहते हैं। नो डाउट विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट जब हम इसके नीचे जाके इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। सो पहला नेचुरल ज्वाइन ये कहता है जो कि कॉमन है चीजें उसके करस्पॉन्डिंग, या अब अगर हम देखते हैं टी टेबल में बी के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू दी हुई है जो कि रिकॉर्ड है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू यू में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए वो ज्वाइन में कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रही। प्लस ये भी इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे ए के करस्पॉन्डिंग 1 वैल्यू ही एग्जिस्ट करी, अगर ए के करस्पॉन्डिंग कोई और भी वैल्यू होती तो उसका भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं आना था अगर उसके करस्पॉन्डिंग यूनियन टेबल में कोई भी वैल्यू ना एग्जिस्ट करती सी की। सो ये इंपॉर्टेंट ये है कि बी कॉमन चीजें देखो कौन सी है, बी इसमें कॉमन सिर्फ एक ही है 1, और 1 के करस्पॉन्डिंग इन योर टी टेबल कैपिटल ए की जो एट्रीब्यूट है वो स्मॉल ए ही है, इसलिए ए 1 और एक्स, ए 1 और वाई, ये नेचुरल ज्वाइन आ रहा है। ये पहला हो गया, ये क्लियर है। चलें आगे। नेक्स्ट देखो सेमी ज्वाइन। अब टी, अब अच्छा सिंबल्स भी चेक कर लेना वहाँ पे, देखो एक टी को जो नेचुरल ज्वाइन से कैसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया और सेमी ज्वाइन को देखो कैसे रिप्रेजेंट किया। एक ट्राइंगल है उसके नीचे बी लिखा हुआ है कैपिटल बी। अब सेमी ज्वाइन का मतलब है इसका रिजल्ट वैल्यू देखो क्या आ रहा है। अब देखा जाए तो 1 के करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू एग्जिस्ट करिए, सिर्फ ए 1 ही आ रहा है क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। थर्ड वाले में 3 के करस्पॉन्डिंग बी के करस्पॉन्डिंग जो है टी में कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए वो नहीं आएगा। और अगर हम देखते हैं तो 1 के करस्पॉन्डिंग चाहे यू टेबल में दो वैल्यूज हैं बट वो है तो सिर्फ ए के करस्पॉन्डिंग 1 ए की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, सी की वैल्यू दो बारी हो रही है, इसलिए ये सेमी जॉइन का रिजल्टेंट टेबल में सिर्फ वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा ए और बी की, इसमें सी नहीं आएगा जो कि कॉमन है। ए के 1 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही सी की वैल्यू एग्जिस्ट करिए, इसलिए ए 1 इज योर record after your semi join operation is performed on your T and U table। यहाँ तक क्लियर है, देखो चेक करो। Just check it out. I think so there was some problem in sharing part. Just check it if it is okay. I have written on your this WhatsApp also and write on chat. Is it visible? Write on your chat. Okay, it's fine now. I think so some have said it. It's fine. There was some issue with this sharing part as shown in on my system. Now natural join and semi join कर लिया। अब आगे आते हैं left outer join. Another operation is here left outer join. अब T and U, they are the same tables. You have already known their records or values also. Now we'll move on to your left outer join. अगर A, B, C के corresponding इसकी values आ रही हैं तो इसमें check करो कि इसमें ना we have represented B2 also,
but we don't have any value that exists corresponding to the C value over there. बीच में को लग रहा था कुछ शेयरिंग का इशू आ रहा है, एकदम से यहाँ से कंट्रोल्स चले गए थे, मैंने तभी एक बार ना चेक करवाया. I thought some net issue is there. हाँ चलो ठीक है. Now moving on to your left outer join, इस केस में अब देखो लेफ्ट आउटर जॉइन, क्योंकि लेफ्ट टेबल जो है वो टी टेबल है, इसलिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग B2 की वैल्यू आ रही है, बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग U में कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पे वो एम्प्टी शो कर रहा है. तो अगर हम लेफ्ट आउटर जॉइन की बात करते हैं तो उस केस में ये क्लियर है कि लेफ्ट टेबल की वैल्यूज आएंगी, और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एनी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन योर यू टेबल, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो एम्प्टी दे देगा. तो ये लेफ्ट आउटर जॉइन रिप्रेजेंट करता है. तो इसको मैंने इसलिए अभी बताया क्योंकि हम इसकी डिटेल्स में अब जाने लगे हैं. तो वहाँ पे हमने नो डाउट टेबल्स के साथ एग्जांपल्स के साथ इसको दोबारा पढ़ना है, बट दीज ऑपरेशंस वुड गिव यू अ मिनिमम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर नेचुरल जॉइन, सेमी जॉइन एंड योर लेफ्ट आउटर जॉइन. उसके बाद हम आगे चलते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? आगे चलें बेटा. Okay, then I'll move further. Okay, join operations पे आ जाते हैं. थीटा और इक्वी जॉइन ऑपरेशन आपने इसमें नीचे देख लिया है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है. आर और एस, दे आर योर टू टेबल्स, उसके बीच में थीटा का सिंबल है या इक्वी जॉइन का सिंबल है, और एफ से रिप्रेजेंटेड है वो प्रेडिकेट होता है. प्रेडिकेट मीन्स अगर कोई कंडीशन पार्ट आएगी, जैसे आपने सिलेक्शन ऑपरेशन में किया था. द थीटा जॉइन operation defines a relation or a table that contains the tuples satisfying the predicate f from the Cartesian product of R and S. अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे R and S है, इसके ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑपरेशन लगा के प्लस उसमें कंडीशन ये है कि अगर कोई कंडीशनल पार्ट F से रिप्रेजेंटेड है, वो सेटिस्फाइंग रिकॉर्ड्स ही सिर्फ डिस्प्ले होने चाहिए जो एक पर्टिकुलर प्रेडिकेट जो कि F से रिप्रेजेंटेड है, जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करें, तो वो जॉइन ऑपरेशन के बाद जो रिजल्टेंट टेबल में R and S के ऊपर आएंगे. The predicate f is of the form r dot ai theta s dot bi, where theta may be one of the comparison operators less than equal to greater than equal to या not equal to. इनमें से कुछ भी हो सकता है. So theta means कि जिसमें कि आपने कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर लगाया है. रिलेशनल ऑपरेटर आर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू या इक्वल टू. ये कोई भी इनमें से एक ऑपरेशन हो सकता है. So we can rewrite the theta join in terms of basic selection and Cartesian product operation. उसको हम लिख कैसे करते हैं आप देख सकते हो. R आगे अगर हमने थीटा या इक्वी जॉइन ऑपरेशन को S के साथ रिप्रेजेंट करना है, इक्वल टू कैसे रिप्रेजेंट किया. सिलेक्शन ऑपरेशन के लिए हमने सिग्मा और ब्रैकेट में सॉरी नीचे F मीन्स योर प्रेडिकेट मीन्स योर कंडीशन, और ब्रैकेट में R क्रॉस S मीन्स योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R एंड S, और उसमें सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है जो कि F में, जो कि एक कंडीशन जो है F जो से रिप्रेजेंटेड है उसको सेटिस्फाई करेंगी. So as with the Cartesian product, the degree of theta join is the sum of the degree of operand relations R and S. In the case where the predicate F contains only equality, the term equijoin is used. जहाँ पे भी हमारे पास F में प्रेडिकेट में कहीं पे भी इक्वालिटी आ जाएगी, वो उसको हम इक्विजॉइन कहते हैं. और नॉर्मली अगर इक्वालिटी नहीं आती, उसके अलावा कोई और रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है, चाहे वो लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है, उस केस में उसको हम थीटा जॉइन ऑपरेशन कहते हैं. यही डिफरेंस सिर्फ आ रहा है इक्वी जॉइन और थीटा जॉइन में. इक्वी जॉइन के केस में जो प्रेडिकेट पार्ट है या एफ पार्ट है उसमें इक्वालिटी आएगी, दैट मीन्स इक्वल टू वाला सिंबल होगा, और अदरवाइज उसके अलावा कोई और रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा तो उसको हम थीटा जॉइन ऑपरेशन कहेंगे. यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, इक्वी जॉइन ऑपरेशन लगाने लगे हैं. ये हमने ऑलरेडी एक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कर भी लिया हुआ है. List the names and comments of all the clients who have viewed a property for rent. ये सेम ही बिल्कुल क्वेरी है जो कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में की थी, और यहाँ हमने वो क्वेरी के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा भी था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके ऊपर लगना है.
इसमें वी यूज द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सिलेक्शन ऑपरेशन टू ऑब्टेन द लिस्ट। हमने दो ऑपरेशन लगाए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट और सिलेक्शन ऑपरेशन, आपको भी अभी करवाया है। और सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड विद योर इक्वी जॉइन ऑपरेशन। और वो कैसे लगेगा, वो यहाँ पे देखो, पाई स्टैंड्स फॉर योर प्रोजेक्शन, इसलिए वो आ गया। और उसमें वो चीज़ें अब इसमें रिप्रेजेंट की हैं जो कि इसमें हमें डिस्प्ले में लेके आनी है। एक तो क्लाइंट नंबर, एक योर फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। किस में से, क्लाइंट टेबल में से। वी आर गोइंग टू हैव अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें, क्योंकि अब फिलहाल के लिए इक्वी जॉइन ऑपरेशन इसमें आ रहा है, तो इसका इक्वी जॉइन का सिंबल आ रहा है। और उस केस में उसके नीचे एफ जो है प्रेडिकेट क्या आ रहा है, क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर इज इक्वल टू व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर। ठीक है, और आगे किसके ऊपर आ रहा है, आगे पाई अगेन जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन किसके ऊपर आ रहा है, क्लाइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर और कमेंट कहाँ से निकालना है, व्यूइंग टेबल में से निकालना है। अब देखो इसमें सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट हुआ, बाकी रिजल्टेंट वैसे ही आएगा जो पहले आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट आया था। रिजल्टेंट अगर हम इसको और भी देख सकते हैं, रिजल्ट देखो, रिजल्ट टेबल कैसे आ रहा है, टेम्परेरी क्लाइंट टेबल बनाया है जिसमें कि टेम्प क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर इज इक्वल टू टेम्प क्लाइंट सॉरी टेम्प व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर, कि जहाँ पे भी दोनों में क्लाइंट नंबर सेम है, वो दोनों के करस्पॉन्डिंग जो भी टेबल आ रहा है उसको टेम्प व्यूइंग कह रहे हैं और उधर टेम्प क्लाइंट कह रहे हैं। इन दोनों के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो लगा के और आपका सॉरी इक्वी जॉइन लगा के आपका रिजल्ट टेबल आ रहा है। अब इक्वी जॉइन के लिए हमारे पास जो सिंबल डिफरेंट है और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए वो सिंपली क्रॉस था। रिजल्ट वैसे ही आना बेटा जो पहले आया, सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ बेटा, फिर ही आगे चलेंगे। मैं दोबारा से थीटा वाला अभी ओपन कर रहा हूँ, इसको देख लो, पढ़ लो, बिकॉज दे आर नाउ इम्पॉर्टेंट। इसके जॉइन ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करो। उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग जो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है ये रीड करो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इक्वी जॉइन ऑपरेशन को लगाया कैसे है, और ये वही है जो क्वेरी जो कि हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में यूज़ की है, उसको रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिलेक्शन ऑपरेशन से किया था और यहाँ पे अब उसको हमने इक्वी जॉइन ऑपरेशन से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब सिग्मा ग्रीक सिंबल नहीं यूज़ किया, सिग्मा ग्रीक सिंबल सिर्फ सिलेक्शन ऑपरेशन के लिए यूज़ किया गया था। इक्वी जॉइन में इट इज़ अ बिट डिफरेंट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? देखो anyone who can write down yes also, few of you can write down yes, then I'll move further equi join के केस में। Anyone having any question up till here? Okay, then I'll move further. Moving on to your natural join operation, जो हमने अभी स्टार्टिंग में भी देखा था। The natural join is an equi join, वो हमने देख ही लिया है। Of the two relations R and S over all common attributes x, small x, one occurrence of each common attribute is eliminated from the result। और एक occurrence जो भी कोई common attribute किया उसको resultant operation में से हमने जो है वो eliminate कर देना है। वो आपका क्लियर ही है। जस्ट वेट। ओके, आई विल मूव फर्दर नाउ। नेचुरल जॉइन के केस में पहले इसकी हमने अभी स्टार्टिंग में फिगर में भी पढ़ लिया था। इट इज इक्वी जॉइन ओनली, और दो रिलेशंस के ऊपर लगा आर एंड एस और कॉमन का एट्रीब्यूट, क्योंकि कोई कॉमन एट्रीब्यूट होगा जिसमें इस केस में क्लाइंट नंबर था। सो वन अकरेंस ऑफ ईच कॉमन एट्रीब्यूट इज एलिमिनेटेड। अगर उसमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। So the natural join operation performs an equi-join over all the attributes in two relations that have the same name। जहाँ पे same name होंगे उसके corresponding ही equi-join operation होगा। Degree of natural join is the sum of the degree of relations R and S less
द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन एक्स। अब इसमें कॉमन ये है क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट्स को कम करके आर एंड एस को हमने कंबाइन जरूर किया, उसकी डिग्री मीन्स कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिजल्टेंट टेबल में आएंगे, वो उतने आएंगे जितने की आर एंड एस में हैं, उसमें से माइनस वो कर दिए जाएं जो कि एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे। वो कॉमन को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट है वो आएगा। ये तो आ गई डेफिनेशन इस केस में। अब इसका देखो वहीं पे अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ये वही आ रहा है जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, उसको सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट है बेटा, इसमें और कुछ भी नहीं आ रहा। और यही दो टेबल है, क्लाइंट और व्यूइंग टेबल वही सेम है, और इसको सिर्फ लिखने का तरीका देखो, उसमें प्रोजेक्शन ऑपरेशन लगा हुआ है क्लाइंट के ऊपर, इंस्टेड ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंबल यहाँ पे कौन सा आ रहा है, नेचुरल जॉइन ऑपरेशन आ रहा है। आप देख रहे हो इसमें ऑपरेशन का सिंबल चेंज हुआ है, बाकी रिजल्टेंट वैल्यू वही आएगी जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ सिलेक्शन ऑपरेशन को लगा के जो रिजल्ट आया था वही आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके, ये देखो क्लाइंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रॉपर्टी नंबर और कमेंट, यही चाहिए थे हमें और इसके अलावा नहीं चाहिए। और क्लाइंट नंबर वो वाले आ रहे हैं जो कि दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें देखो 74 की नहीं आ रही वैल्यू, आप इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि क्लाइंट नंबर 74 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्लाइंट टेबल में है बट उसने कोई भी प्रॉपर्टी व्यू नहीं की है, इसलिए उसका रिकॉर्ड इसमें नहीं आ रहा। इसलिए यहाँ पे ये जो आपने नेचुरल जॉइन है इसमें क्लियर बताया कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड उतने ही आएंगे जितने की व्यू किए गए होंगे, बस वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बेटा चेक करो यहाँ तक क्लियर है, अगर कोई है तो प्रॉब्लम तो बताओ। जस्ट हैव अ व्यू, इफ एनीवन वांट्स एनीथिंग तो मेरे को बताते जाओ। ओके देन आई विल मूव फर्दर। लेफ्ट आउटर जॉइन, आप देखो इसमें इसका सिंबल देखो, लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट साइड से उसने ओपन कर दिया वो सिंबल जो कि हमने नॉर्मली इक्वी जॉइन के केस में लगाया था, उसका लेफ्ट पार्ट जो है वो ओपन कर दिया। सो द लेफ्ट आउटर जॉइन इज अ जॉइन इन विच टपल्स फ्रॉम आर that do not have matching values in common attributes of S are also included in the result relation. Missing values in the second relation are set to null. अब इसमें वो अभी आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा ना उसमें CR74 था क्लाइंट नंबर जो कि आर टेबल में था, मीन्स जो क्लाइंट टेबल में था, अगर वो लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन लगाएंगे तो उसमें CR74 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम जो है वो आगे नल वैल्यूज दे देंगे क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू टेबल में कोई वैल्यू नहीं है, बस यही फर्क आएगा। ये देखो अब इसमें लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन के केस में प्रॉपर्टी फॉर रेंट लिखा हुआ है, ये एक टेबल है और व्यूइंग टेबल है। अब इस केस में इसने चलो इसने अलग कर दिया, अब इसमें प्रॉपर्टी फॉर रेंट टेबल के साथ व्यूइंग टेबल का लगा दिया। यहाँ अलग से देख लेते हैं इसको। प्रोड्यूस स्टेटस रिपोर्ट ऑन योर प्रॉपर्टी व्यूइंग, स्टेटस रिपोर्ट ऑन योर प्रॉपर्टी व्यूइंग, जो लोगों ने रेंट की प्रॉपर्टी को व्यू किया है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रिपोर्ट बनाओ। अब देखो इस केस में प्रॉपर्टी फॉर रेंट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, बट व्यू इनमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यू की हैं और कुछ ही क्लाइंट्स ने व्यू की है। तो हमने प्रॉपर्टी फॉर रेंट की अगर प्रॉपर्टी व्यूइंग की हमने अगर एक रिपोर्ट बनानी हो तो हमने क्या किया है, लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन लगा दिया। उस केस में क्लियर है, लेफ्ट आउटर जॉइन के केस में एक तो प्रोजेक्शन आ रही है, प्रोजेक्शन में क्या चाहिए, एक तो प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट और सिटी, ये 3 फील्ड चाहिए प्रॉपर्टी फॉर रेंट में से, और व्यूइंग टेबल में से वो चाहिए जिनको इन्होंने देखा है। अब अगर हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास वो टेबल आएगा जिसमें कि अगर एक प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग व्यूइंग टेबल में किसी ने भी उसे व्यू नहीं किया तो वहाँ नल वैल्यूज आ रही हैं। आप देखो यहाँ पे आ रही हैं, आप देखो PL94 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लाइंट नंबर नल है, व्यू डेट नल है और कमेंट नल है, इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को किसी ने नहीं देखा। देन PG21 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड PG16 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं। इसलिए यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन के केस में हम ये जरूर बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज मेरे पास एग्जिस्ट कर रही थी, बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जरूरी नहीं है कि वो उसको व्यू किया जाए। अब इसको काउंट करते हैं, ऐसे करो, यहाँ पे आओ। प्रॉपर्टी फॉर रेंट में 1 2 3 4 5 एंड 6 प्रॉपर्टीज हैं और व्यूइंग टेबल में हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं, बट इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं देखी गई, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी बताया
एक है PL94, एक PG21 और PG16। PL94 जो कि सेकंड रिकॉर्ड है प्रॉपर्टी फॉर रेंट में, PG21 जो कि सेकंड लास्ट रिकॉर्ड है और PG16 जो कि लास्ट रिकॉर्ड है। अगर हम इसको प्रॉपर्टी नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू टेबल में देखते हैं तो इन तीनों की वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही है तो इसलिए यहाँ पे इसकी नल वैल्यूज आएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर दीज थ्री प्रॉपर्टीज। ऊपर पढ़ भी लो इसको बेटा। So this is your left outer join operation. Any question up till here? Any question? If it is clear, you can write down over here. Yes, few of you can write it. Few of you should write yes. Okay. Abhishek, Kriti, any one of you can write down. Manshi, Baljit, Amarjeet, Adarsh. If it is clear, then we'll move further, beta. Okay, it's fine. I'll move further now. Semi-join operation now. We'll be moving on to your semi-join operation. Again represented by a small triangle. You can see the symbol is different, and F represents your predicate part. Predicate means if any condition part is there, or S is your another table, that is your relation. So the semi-join operation defines a relation that contains tuples of R that participate in the join of R with S. ये सिर्फ वो वाले records R टेबल में से रिप्रेजेंट करेगा जो कि S के साथ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग, जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। अभी ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज जो कि जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे किया था ना ये वाला, इस केस में हमने नल वैल्यूज डाल दी थी क्योंकि ये हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन था। अब सेमी जॉइन वो क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो। सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड आर में से हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे जो कि जॉइन ऑपरेशन में जिनका काम आ रहे हैं आर और एस को टेबल्स को ज्वाइन करवाने। So the semi-join operation performs a join of two relations and then projects over the attributes of the first operand. उसको first operand के ऊपर project करके देखता है। One advantage of semi-join is that it decreases the number of tuples that need to be handled from the join. इसमें number of records जो कि handle करने होते हैं वो decrease कर देता है। It is particularly useful for computing the joins in distributed systems. जहाँ पे distributed systems होते हैं ना वहाँ semi-join operation सबसे ज़्यादा काम आता है। और सेमी जॉइन को लिखने का तरीका है प्रोजेक्शन और जॉइन ऑपरेशन दोनों के साथ। आर with your semi join operation on S is equal to pi. Pi means projection. A क्या है, सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और ब्रैकेट में R आगे क्या लिखा है आप देखो, ये हमारा नॉर्मली इक्वी जॉइन ऑपरेशन है S के ऊपर। सो दिस इज एक्चुअली सेमी थीटा जॉइन ऑपरेशन। इसको हम सेमी थीटा इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये ऑपरेशन जो R के साथ लिखाया है वो तो थीटा ऑपरेशन ही लगाया ना, या इक्वी जॉइन ऑपरेशन ही लगाया है, इसलिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पाई मीन्स वो वाले एट्रीब्यूट्स को ही डिस्प्ले करवाएगा जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। So there are variants of semi equijoin, that is your semi natural join. यहाँ पे देखो अब इसको semi join ऑपरेशन के लिए इसकी क्वेरी देखो, list the complete details of all staff who work at a branch in Glasgow. अब इसमें क्लियर कट है, हमें सिर्फ उन स्टाफ मेंबर की सारी डिटेल्स चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांच जो कि ग्लासगो में है उसमें काम करते हैं। अब ब्रांच टेबल दिया हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ग्लासगो की जो पोस्टल कोड भी आ गया और ब्रांच नंबर भी आ गया, ये तो ब्रांच टेबल में से आ गया। स्टाफ डिटेल्स दी हुई हैं वो सारी यहाँ पे दी हुई हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने ब्रांच नंबर लिखे हुए हैं। अगर हम देखा जाए ब्रांच नंबर ग्लासगो का क्या है, B003। अब जिन जिन स्टाफ मेंबर्स के ब्रांच नंबर B003 है वो डिस्प्ले में आने चाहिए। अब इस केस में अगर देखा जाए तो B003 किसका है, एन बीच का, दैट इज SG37 स्टाफ नंबर का, और SG14 स्टाफ नंबर का, और SG5 का। तो हमारा जब सेमी जॉइन ऑपरेशन होगा तो उसमें ये तीन रिकॉर्ड ही आएंगे। लिखने का तरीका,
अगेन डिफरेंट, स्टाफ उसके आगे ट्राइंगल सा लगा के, दैट मीन्स दैट इज शोइंग योर सेमी जॉइन ऑपरेशन, और उसके नीचे प्रेडिकेट क्या आ रहा है, स्टाफ डॉट ब्रांच नंबर इज इक्वल टू ब्रांच डॉट ब्रांच नंबर, दोनों सेम होने चाहिए, इसकी कंडीशन ये आ गई। सिलेक्शन ऑपरेशन के लिए सिग्मा सिटी इज इक्वल टू ग्लासगो, वो कंडीशन पार्ट इसलिए आ रहे हैं कि वही रिकॉर्ड दिखाओ जिसमें सिटी ग्लासगो है, तो ब्रांच आ रही है, ब्रांच टेबल में से ये चेक किया जाए। इज इट क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है? राइट ऑन योर चैट। चलो यहाँ तक हो गया बेटा, यहीं पे स्टॉप करते हैं, विल नॉट मूव फर्दर। एंड एनी क्वेश्चन अप टिल योर दिस लेक्चर टू, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। विल स्टार्ट विद दीज थिंग्स नेक्स्ट टाइम, ये और साथ में रिलेशनल कैलकुलस वाला पार्ट जो है ये अगली बारी करेंगे, बिकॉज वी हैव स्टडीड अ लॉट, और इसमें अब आप लोगों का रोल रहेगा कि आप इसको रिवाइज करो। मैंने पीपीटी ऑलरेडी शेयर कर दी है, एंड रिवाइज योर पीपीटी एंड यू शुड बी एबल टू, यही जो अभी करवाया, हाँ जी बेटा जो अभी करवाया यही सारा कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। ओके कृति, लास्ट वाला रिपीट करना। ओके आई डिडंट रीड इट, कौन सा वाला बेटा बताओ? इनफैक्ट ये सेमी जॉइन ऑपरेशन, आई अगेन रिपीट इट। सेमी जॉइन ऑपरेशन में अगर हम इसका एग्जांपल चेक करते हैं तो हमें वो स्टाफ मेंबर्स की डिटेल चाहिए जो कि ग्लासगो में की ब्रांच में काम करते हैं, और ब्रांच से हमें ग्लासगो का ये पता लगता है कि कौन सा ब्रांच नंबर है। और अगर हम नीचे टेबल देखते हैं तो वहाँ पे B003 ब्रांच जो है वो ग्लासगो को रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो आ गया हमारे पास रिकॉर्ड का एक पार्ट। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टाफ में ब्रांच नंबर दे रखे हैं वो सिर्फ 3 रिकॉर्ड हैं जिनको, जो कि स्टाफ मेंबर्स वो हैं जिनके ग्लासगो में काम करते हैं, सो हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो सेमी जॉइन ऑपरेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले तो ये है कि स्टाफ और ब्रांच में हमने क्या लगाना है, एक सेमी जॉइन ऑपरेशन, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है एक ट्राइंगल के साथ, दैट वो हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल आप देख ही रहे हो। उसके ट्राइंगल के नीचे हमने एक कंडीशन पार्ट लगा दी कि जिसका स्टाफ में जो ब्रांच नंबर है वो और जो ब्रांच में ब्रांच नंबर है वो दोनों सेम होने चाहिए। वो तो एक ही है फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें फिलहाल ब्रांच B003 के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, हालांकि और भी होंगे, बट उसमें सिलेक्शन ऑपरेशन में लगा दिया कि कौन सा होगा जिनकी सिटी ग्लासगो है। अब सिटी ग्लासगो एक ही है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच नंबर उसका एक ही एग्जिस्ट करेगा, और वो ब्रांच टेबल में से ये फाइंड आउट करेगा कि ग्लासगो सिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच नंबर क्या है, वो B003 होगा। अब वो B003 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टाफ टेबल में जाके ये चेक करेगा कि कौन कौन से स्टाफ मेंबर्स हैं जिनकी ब्रांच नंबर B003 है, तो वो रिजल्टेंट टेबल में ये 3 है। इज इट क्लियर बेटा? कृति, हाँ जी अभिषेक, आपने नो सर लिखा, बताओ कुछ और अगर क्वेश्चन है तो बताओ। बलजीत एक काम करो, पहले ना आप ऐसे करो, ये वाले ना इस बारी नेचुरल जॉइन और थीटा जॉइन खुद पढ़ो। मैं ऐसे करूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा ना तो पहले ये जॉइन से ही दोबारा से एक बारी आप लोगों से डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे, क्योंकि मैंने पीपीटी में इसमें ना बेटा एग्जांपल में है डिफरेंस है। आप क्लियर देखोगे नेचुरल जॉइन और जो थीटा जॉइन है उसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है। आप इसको पहले ना एग्जाम्पल के साथ एक बारी दोबारा रिलेट करके देखो, और नेक्स्ट टाइम हम जब स्टार्ट करेंगे तो बलजीत यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपने ही रिमाइंडर देना है, और हम एक बार दोबारा से ये दोनों चीज़ों को देख के फिर आगे चलेंगे। मिक्स इसलिए हो रहा है ना बिकॉज आप लोग इकट्ठे पढ़ रहे हो, सारे ज्वाइंस ऑपरेशन तो इकट्ठे ही आने हैं, और है थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में। ज्वाइनिंग का पार्ट तो मतलब तो यही है कि हम दो टेबल्स को कंबाइन करें। एनीवन एल्स एनीथिंग? बेटा ये सारा पीपीटी में से पढ़ो एंड ट्राई टू कंप्लीट इट बाय नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर की देखो कोई इश्यूज हैं, मैं क्योंकि सारे इस टाइम पे ऑलरेडी हैं, मैं जो स्टार्टिंग में मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुन लो।
रिगार्डिंग योर एमएसटी। एक तो एमएसटी जो है मॉर्निंग और इवनिंग होंगे, आपने डे शीट में चेक कर लिया है। जो 3 आवर्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है दैट इंक्लूड्स द सबमिशन टाइम, ये ध्यान में रखना है। 9:30 से 12:30 का मतलब है कि 12:30 तक जिस भी सब्जेक्ट का जो आपका एग्ज़ाम है वो उस टीचर को, चाहे वो गूगल फॉर्म में हो चाहे वो ऑन मेल हो, जिस तरह का भी आपका जो सबमिशन के करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन आई है उसके करस्पॉन्डिंग वो 12:30 तक सबमिट हो जाना चाहिए, 12:31 नहीं होने चाहिए। देन सिमिलरली फॉर योर इवनिंग 1:30 to 4:30 वो उसको कंप्लीट करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन इज कि A4 साइज की शीट्स यूज़ करनी है एमएसटी का एग्जाम देने के लिए। इसको अरेंज कर आओ, जहाँ से भी लेके आने हैं मार्केट से ले आओ, मार्केट्स खुली हैं, आप उसको घर के आसपास जहाँ से भी ले सकते हो। A4 की साइज की शीट्स लो। 6 शीट्स आपके लिए परमिसिबल हैं और 12 पेजेस हैं, आगे पीछे उसके 12 पेजेस होते हैं। सो 12 पेजेस में यू हैव टू आंसर योर दिस एमएसटी। यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू ए पीडीएफ। उसका साइज चेक करना है, वो आपका 10 MB से कम होना चाहिए। पीडीएफ को रीनेम करना है और रीनेम करके आपने अपने नाम और रोल नंबर से उसका नाम रखना है और फिर अपलोड करना है। डोंट गिव इट इन द नेम ऑफ जो कि स्कैनर खुद अपना बाय डिफॉल्ट नेम देता है उसके साथ मत सेंड करो, अपने नेम के साथ सेंड करो। आई थिंक सो अब एक 1 ईयर हो चला है आप लोगों को ऑनलाइन जो है ये पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए, एंड नाउ यू शुड स्टार्ट नोइंग इट हाउ टू रीनेम योर दीज पीडीएफ फाइल्स। और पीडीएफ को रीनेम करके ही उसको सेंड किया करो। अटैचमेंट जो है गूगल फॉर्म में है वो अपलोड करनी है, और अगर आपको मेल सेंड करनी है तो उसे आप उसको एज एन अटैचमेंट भेजना है। जो भी टीचर जिस तरह उसको कहेगा उसी तरह आपने सेंड करना है। अगर वो गूगल फॉर्म में कह रहा है तो उसको मेल नहीं सेंड करनी है, मेल विल नॉट बी परमिसिबल एट ऑल, मेल वाले चेक नहीं होंगे। और एक बारी अगर आपने उसे सबमिट कर दिया है तो उसको ध्यान से करना है, अटैचमेंट लगा दी है, सही अटैचमेंट लगानी है। एमएसटी है तो एमएसटी ही लगानी है। कई बार पिछली बारी बच्चों ने गलती की हुई थी कि कई बार एमएसटी के टाइम पे असाइनमेंट अपलोड कर दिया। प्लस जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी थी इट इज़ फाइन, असाइनमेंट 1 जिन्होंने नहीं करवाई है वो आफ्टर योर सेशनल्स जो नेक्स्ट वीक है वो असाइनमेंट 1 को अपनी पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करवाने के लिए मेरे को कांटेक्ट कर लेंगे। मैं उसके लिए गूगल फॉर्म बना के भेज दूंगा आप लोगों को, और आप उसी में दोबारा अपनी असाइनमेंट 1 अपलोड कर दो। और जिनकी आ गई है वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, उनको दोबारा रीसेंड करने की जरूरत नहीं। Okay, anything else you want to ask? It's fine. I'll stop my lecture today. Any questions, they can even call me also. Okay. Okay for today.